चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्लास। फर्स्ट क्लास है ये आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। एंड बच्चों, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास को आप पहले को समझना होगा आपको कि किस तरह से ये क्लास हम स्टार्ट करेंगे, किस तरह से लेकर जाएंगे। ये सब बातें पहले मैं आपको 10 मिनट के अंदर बताऊंगा, देन वी विल स्टार्ट द क्लास, राइट। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक नेचर समझेंगे। इसके बारे में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या आप मेरे से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखिए, क्लास हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक पर्पस ये है कि हमको प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम हमारी क्लास के अंदर से आए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी कॉम्प्लेक्स। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा, राइट। और बहुत ही एक तरह से फाउंडेशन स्टोन बिल्ड करूंगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक्चुअली ऐसा एक सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स के अंदर फियर साइकोसिस रहता है कि यार इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, राइट। हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करें। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पर, ठीक है, जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो इस टाइम पर आपके ऊपर मैं कोई लोड नहीं डालना चाहता, ठीक है, कि भाई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का लोड डाल दिया मैंने, राइट। तो इसके अंदर मैं मोस्ट ब्यूटीफुल वे के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, मोस्ट एंटरटेनिंग वे के अंदर पढ़ाऊंगा। आपको यही समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कब कंप्लीट हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। और सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर एक तरह से स्टोर होगी। दिस इज माई गारंटी। दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग इन दिस क्लास, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें रटने की भी होती हैं, ठीक है। जैसे हमको कन्वेंशंस के बारे में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो करनी पड़ेगी, बट उसके साथ साथ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, राइट। तो कैसे रटना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें हम इस क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे, टिप्स और ट्रिक्स करके आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको इस क्लास के अंदर चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखने का काम भी मैं आपको इस क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस क्लास के अंदर जो होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही एंटरटेनिंग वे के अंदर हम इसके अंदर पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और पूरा सिलेबस के अंदर कंप्लीट करेंगे, राइट। अब सिलेबस जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी वास्ट इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो हम चाहेंगे कि इसका क्लास, क्योंकि ये टाइम इस तरह से आपका प्रीलिम्स का टाइम बड़ा पास में आ गया है, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएं। तो हो सकता है बड़ी क्लासेस भी हो, कभी 2 घंटे की क्लास हो, कभी 3 घंटे की क्लास हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। 3 3 घंटे की भी क्लास हम इसके अंदर लेनी पड़ सकती है हमें, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सभी बच्चे जो, जैसे कुछ बच्चे अभी लाइव ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ले लेंगे, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेंगे, है ना, क्योंकि अभी सभी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ बी लाइव। लाइव रहोगे तभी जाकर जो मैं सोच रहा हूँ ना वैसा हो पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। ये जो पूरा कोर्स है बहुत ही साइंटिफिक मैनर के अंदर मैंने आपको डिजाइन करके दिया है, ठीक है। तो उसके अंदर ये भी एक कंडीशन है कि आप लाइव क्लासेस यहाँ पर अटेंड करें, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब इस कोर्स को मैं कैसे लेकर जाऊंगा ये आपको इसके अंदर समझना होगा, ठीक है। देखिए, हमारा ये फोकस है, जैसे हम पहले कोर्सेज हमने जो करे थे उसके अंदर हमने ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी थी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा ये फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराएं, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है। अल्टीमेटली जो है आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है। तो हम, हमारा ये है कि जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आपको ड्राइव पे एक, आपको क्या मिल जाएगा, एक एमसीक्यू का शीट मिल जाएगा, राइट। उस एमसीक्यू की शीट को आपको डेली सॉल्व करना है। उसके आंसर्स मैं जानबूझकर नहीं दे रहा हूँ, लास्ट के अंदर कंपाइल करके आपको आंसर्स दे देंगे सारे सॉल्यूशंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। बट मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ जिससे कि आप सॉल्व करें खुद और फिर अगली क्लास के अंदर मैं उसको डिस्कस करूँ। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एमसीक्यू शीट मिलेगी जिसमें तुमको 7 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट की क्या कंटेंट अपन पढ़ा रहे हैं। जैसे आज थोड़ा कम कंटेंट पढ़ाएंगे तो कम क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। पर 7 to 10 क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे आपके पास। ये 7 to 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्लस फिर अगले दिन क्लास के अंदर ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, एक तो हम इस तरह से एमसीक्यूज करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए 30 क्लासेस आपकी रहती है तो 200+ एमसीक्यूज हमारा सॉल्व हो जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर ही, राइट। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज बच्चों, ये जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे इसमें कोई आपको टाइम बाउंड मैनर नहीं है, आप घर में बैठ के आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई डो नॉट वांट दैट। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर के अंदर भी आपको कुछ प्रोवाइड करा जाए। तो हर वीक एक टेस्ट होगा, दैट इज नोन एज वीकली टेस्ट, जिसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपको करना होगा। जैसे इस वीकली टेस्ट में मान लीजिए 30 क्वेश्चंस दे रहे हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो 30 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे। ये एक ऐसा टेस्ट होगा जिसके अंदर असलियत पता चलेगी कि किस तरह से। डेली टेस्ट के अंदर हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म कर दें, पर वीकली टेस्ट के अंदर असलियत आपको पता चलेगी कि किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, राइट। देखो, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको समझना एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, ठीक है।
उसको अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करना कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं सब्जेक्ट, बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन भी गई है, ठीक है, बट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन उसके अंदर अच्छे से सॉल्व नहीं होते। तो हम यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। इस तरह का कुछ हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी आपका यहाँ पर रहे, राइट। चलिए तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेली का आपको ये शीट डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करके फिर मैं आपको क्लास के अंदर ये डिस्कस कर दूंगा, राइट। और वीकली टेस्ट जब भी मैं आपको दूं वीकली टेस्ट, तो वीकली टेस्ट आपको अटेंड करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। वीकली टेस्ट हमको हमेशा जिस टाइम पर मैं बोलूंगा उसी टाइम पर आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें रिवीजन क्लासेस का प्रोविजन भी मैंने आपको रखा है। जैसे कि मान लीजिए 10 क्लासेस हो जाती हैं, तो 10 क्लासेस के बाद हम रिवीजन क्लासेस के अंदर रखेंगे, राइट। दिस इज द न्यू थिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन माय कोर्स, कि 10 क्लासेस हो जाती हैं तो उसके बाद हम इसके अंदर रिवीजन क्लासेस रखेंगे। रिवीजन क्लासेस का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर बुलाएंगे रिवीजन क्लासेस के अंदर और सारा का सारा चीजें जो होंगे आपके साथ रिवाइज करवाएंगे, राइट। रिवाइज करवाने का ये फायदा है बच्चों, जितना अच्छा आपका रिवीजन रहेगा, जितना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रहेगा, उतना अच्छा आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे सब्जेक्ट को, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारे दिमाग के अंदर सब्जेक्ट को छोटा करके डालना है, यही हमारा मेन मकसद है, ठीक है। और ऐसा डालना है कि कभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे दें, ठीक है। तो इस तरह से हमको कुछ इस कोर्स को लेकर जाना है। इस कोर्स में हम बड़ी मेहनत करेंगे, हम मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स बनाना चाहते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को इतना फायदा हो जाए इसके अंदर कि इसके बाहर फिर वो कुछ भी नहीं देखे, ठीक है, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं देखे। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एक तरह से बेस्ट कोर्स हो, ये हम डिजाइन करने की इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करें, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके बाहर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, ये स्टूडेंट्स के एक तरह से क्या होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं। इन वीक पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करके आपको इस तरह से स्ट्रेंथन कर देंगे कि आपका क्या होगा कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऐसे हार्ड सब्जेक्ट जो होंगे जिसके अंदर आपको, जिसके कारण जनरली आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रह जाता है, दिस इज द मेन थिंग जिसके कारण आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, उसको हम इसके अंदर कवर करेंगे, राइट। तो हमारा जैसे इसका आप सबको तो पता ही है, ठीक है, कि हमने ये इकोनॉमिक्स का कोर्स एक बनाया और उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया कि उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप सब लोग उसके अंदर ज्वाइन भी कर चुके हैं, एनरोल भी हैं आप सारे ही लोग ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर लाइव क्लास लें, ठीक है, एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर आपके एमसीक्यू शीट को सॉल्व करें, ठीक है। थर्ड, एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर आप वीकली टेस्ट दें, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर हम लास्ट के अंदर क्या करेंगे, लास्ट के अंदर एक तरह से आपके पास आपके टेस्ट का एक जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो भी हम आपको ले लेंगे, राइट। तो इनको मिला के मोर देन 500 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी हम यही कमिट कर रहे हैं कि हम आपको 300+ क्वेश्चंस करवाएंगे, राइट। तो 500 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट पे करना, दैट इज ए वेरी बिग थिंग, ठीक है, और वो सब्जेक्ट के अंदर फिर कुछ रह नहीं जाएगा आपका, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये तो ये था, ये चीज थी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा तो आई थिंक कोई एक्सपेक्टेशन आपकी होगी नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्रहेंसिवली इसको कवर कर ही रहे हैं, राइट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जो होता है ना वो होता क्या है, ये एनवायरनमेंट सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंस देखें तो आपको एक चीज तो पता है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है ना वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू ही होता है। उसका जो प्रीलिम्स होता है मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसके अंदर से ही रैंकिंग निकलती है, राइट। दैट्स वाई एनवायरनमेंट का पोर्शन वैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा होता है। दैट इज ओनली वन थिंग। सेकेंड थिंग, वाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों कॉन्सेप्चुअली आप इस सब्जेक्ट को सोच सकते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। फर्स्ट थिंग देखो कि हमारा जो ये संसार बना है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। हम इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट डेराइव कहाँ से हुआ है और सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो पहली चीज ऐसे समझो कि हमारा जो ये संसार बना है ना, ये अगर हम देखें तो एक एटम से बना है, ठीक है ना। एटम से अपन स्टार्ट करते हैं, हम इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, देखिए बीच में किस तरह से एनवायरनमेंट आता है वो हम इसके अंदर समझेंगे। एटम से अगर हम देखें तो एटम को अगर दो तीन एटम्स को एक साथ मिलाएं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के दो एटम को मिला दे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना, इससे मिलता है हमको मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल के बाद अगर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन मान लो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाती है तो H2O बन जाता है, दैट इज ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, राइट।
फिर कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि प्रोटीन मिल गया, ठीक है, अमीनो एसिड मिल गया, राइट, प्रोटीन से फिर अमीनो एसिड बन जाता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, कंपाउंड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये सब चीजें अपन को यहाँ पर मिलती है। और इससे क्या मिलता है, इससे बनता है सेल। प्रोटीन से, अमीनो एसिड से, इनसे सेल बनता है, इससे बन जाता है सेल। और सेल, बहुत सारे सेल जो होते हैं, जैसे हमारे इस हाथ के अंदर देखिए, तो अगर हाथ का थोड़ा सा पोर्शन लेना तो उसमें करोड़ों सेल होंगे, है ना। तो मतलब क्या है कि इन सेल से बनता है, जो इन सेल को मिला दें हम, तो सेल से बनता है, बहुत सारी सेल से बनता है टिश्यू। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सर ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अभी कनेक्ट करके आपको पूरा इसके अंदर समझाएंगे ना, बड़ा ही मजा आने वाला है सब्जेक्ट के अंदर। बड़ा ही एंटरटेनिंग करके मैंने इस सब्जेक्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट पता ही नहीं चलेगा कि मूवी देख रहे हो कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। अब ये आपको 2-3 दिन क्लास के अंदर रियलाइज अपने आप हो जाएगा, मैं ज्यादा इसके बारे में बोल नहीं रहा, पर इस सब्जेक्ट को मैंने इस तरह से डिजाइन करा है कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर यहाँ पर क्रिएट नहीं हो। तो हम क्या समझे बच्चों, एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिला कंपाउंड, कंपाउंड से मिला अपना अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और अमीनो एसिड, प्रोटीन, और इनसे बन गई सेल, और सेल से बन जाता है टिश्यू। और टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, जैसे हाथ के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना देता है, ये हमारा एक ऑर्गन बन गया, ठीक है, दैट विल बिकम अ ऑर्गन। जैसे हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, जैसे हमारा हाथ एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन बन गया। और इन ऑर्गन्स को, हाथ को, पैर को, ब्रेन को, है ना, इन सब को मिला देंगे तो दैट विल क्रिएट अ व्हाट, दैट विल क्रिएट अ सिस्टम दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के, ब्रेन को मिलाया, स्पाइनल कॉर्ड को मिलाया, ठीक है, नर्व्स को मिलाया बहुत सारे, ठीक है। तो इसको मिलाकर एक नर्वस सिस्टम अपना बनता है, मैं सुना हुआ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बनता है। तो ये एक सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्ट, इन सबको अगर मिला दे, ठीक है, तो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। अच्छा सर, यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होगी, राइट। यहां से एक्चुअली, यहां से कैसे स्टार्ट होगी ये मैं आपको बताऊंगा, और इसको हम चार्ट को पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। तो यहां पर ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जब भी हम पढ़ेंगे तो ये चार्ट आपका एक तरह से बेसिक रहेगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग, है ना, ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एक तरह से स्पीसीज। अब ये सारे टर्म्स आपको पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा एनवायरनमेंट का स्टार्ट होता रहा है। और फिर ये सब एक साथ जब रहते हैं ना, एक साथ, ये जब एक ही तरह के लोग एक साथ जब रहेंगे, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। इन टर्म्स को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अभी बस मैं आपको एक नाम नाम बता रहा हूँ इसका। अभी मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा कि व्हाट इज पॉपुलेशन, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब पॉपुलेशन जो होती है, ये तो जैसे इंसान जो है एक साथ रह रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंसान की पॉपुलेशन, पर वहां पर सिर्फ इंसान को काउंट करते हैं, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो हम सिर्फ इंसान को काउंट करते हैं, हम रैट्स को, लॉयन को, डियर को नहीं करते, बिकॉज पॉपुलेशन के अंदर कोई एक स्पीसी आएगी, एक पर्टिकुलर स्पीसी आएगी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर स्पीसी जो होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द डिटेल इन द लेटर क्लास, ठीक है, आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन हो गया बच्चों। पॉपुलेशन जब बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन होती है, जैसे भाई डंकी भी ले लिया अपन ने, मंकी भी ले लिया, ह्यूमन बीइंग भी ले लिया, लॉयन भी ले लिया, टाइगर भी ले लिया, उस उसके अंदर जो भी स्पीसीज रह रहे हैं, राइट, उसके अंदर जो भी स्पीसीज रह रहे हैं उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, दैट विल फॉर्म अ कम्युनिटी, उसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो मतलब एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, कंपाउंड से बना अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और इससे बन गई सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बने, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ये सब बना। और फिर इससे ऑर्गेनिज्म बना, इन सब सिस्टम को बना देंगे तो ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिज्म से फिर ह्यूमन बीइंग जैसी स्पीसीज बनी, राइट, है ना, लॉयन जैसी स्पीसीज बनी, टाइगर जैसी स्पीसीज बनी। फिर इसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ी, राइट, फिर पॉपुलेशन बनी, मतलब एक ही स्पीसीज को काउंट कर लें अपन तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनी, अलग अलग स्पीसीज की ग्रुप जो होगा दैट इज नोन एज कम्युनिटी। ये चीजें हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, व्हाट इज स्पीसीज, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बारे में, जब कम्युनिटी आपस के अंदर इंटरेक्ट करने लग गई ना बच्चों, तो दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। हाँ सर, हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम टर्म समझा है, आज आप बिल्कुल अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे।
अब जब इकोसिस्टम, बहुत सारा इकोसिस्टम जब एक साथ मिलता है, दैट इज नोन एज बायोम। आपने सुना होगा तुंद्रा, टैगा, राइट, ये सब चीजें क्या होती है, दैट इज नोन एज बायोम। और सारे बायोम्स को अगर हम मिला दें एक साथ, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। इसको अपन अपन क्या होता है, बायोम्स बायोस्फीयर्स के ऊपर स्पेशल क्लासेस अपने पास हैं, डोंट वरी। और फिर ये जो बायोस्फीयर होता है ना, बायोस्फीयर मतलब कि सारे बायोम्स को मिला दिया, जो भी लिविंग चीजें हैं ना, सारी लिविंग चीजों को एक साथ मिला दी, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। उसको अपन ने बायोस्फीयर कह दिया। अब इस बायोस्फीयर से मिलता है बच्चों अपन को प्लेनेट, जैसे अर्थ। और बहुत सारे प्लेनेट्स को अगर हम मिला दें तो आपको पता है दैट विल फॉर्म द सोलर सिस्टम। हाँ सर, सोलर सिस्टम होता है। और बहुत सारे सोलर सिस्टम को हम मिला दें तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गैलेक्सी। ठीक है, और गैलेक्सीज को मिला दे तो दैट इज नोन एज यूनिवर्स। सर हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में यूनिवर्स कैसे बना दिए। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सब चीजें जो होती है, और प्रोटीन, दिस इज नोन एज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये समझा होगा सबने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। और प्रोटीन, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। ये जो चीज़ें है ना, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना बच्चों, ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी के टॉपिक्स। समझ में आ रहा है। फिर यहां से जो स्टार्ट होता है कि स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। ये जो चीजें यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म बन गया है, उसके बाद ये जो चीजें हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और ये जो है प्लेनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, दिस इज एस्ट्रोनॉमी, है ना, ये एस्ट्रोनॉमी हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इस तरह से आप इसके तो समझ। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस इसलिए है, अब देखो टेक्निकल अंडरस्टैंड करो, क्यों एग्जाम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस बायोलॉजी एंड व्हाट, एस्ट्रोनॉमी। कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझना होगा तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी समझना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री को लेकर जाना होगा पूरा, केमिस्ट्री का अगर हम केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट करें, तो हमको कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी समझ में आना चाहिए, तब जाकर हमें समझ में आएगा, है ना। बायोलॉजी के बाद हम, ये कनेक्टिंग लिंक हो गया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब्जेक्ट को एटम से हमको यूनिवर्स में पहुंचना है, तो उसका कनेक्टिंग लिंक इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सब्जेक्ट से इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर लाइफ, अगर हम देखें लाइफ का छोटा सा एक पॉइंट देखें, दैट इज नोन एज एटम। एटम से अगर हमको यूनिवर्स तक पहुंचना है, तो उसके बीच में हमको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को समझना होगा। और हम कहें कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर हम देखें इस यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिना एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हम कुछ भी, अगर ये चीजें हटा दो इस संसार के अंदर से, तो ये संसार ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये चीजें हम हटा देते हैं, लेट्स कि भाई यहाँ पर आदमी, यहाँ पर ही ऑर्गेनिज्म बन के रुक गया, अब ऑर्गेनिज्म पड़ा है, आइडल पड़ा है, अब उसका क्या करोगे आप उस ऑर्गेनिज्म। तो संसार को बनाने के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को समझना होगा। और देखिए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इज नथिंग बट द नेचर ओनली। आपके आसपास जो भी नेचर है, ठीक है, नेचर होता है ना, प्रकृति जो होता है, उसको समझना, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझना वही चीज है जो नेचर ने रूल्स बना रहा है, नेचर ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर किस तरह से बना रखा है, इंसान को किस तरह से बना रखा है, जानवर का क्या रोल है इस संसार के अंदर, है टाइगर, लायन, ये सब चीजें क्यों हैं, ठीक है, इस संसार में, इन सबको समझना, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। पहले सब्जेक्ट को तो समझ लो बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमको समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अब इसका सिलेबस देखोगे, जैसे मैंने इसका सिलेबस डिजाइन करा है, तो सिलेबस विल बी एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। ये जो पोर्शन होगा, ये एक तरह से ज्योग्राफी का पोर्शन भी है, वो भी मैं आपको इसके अंदर पढ़ा दूंगा, राइट। बट बिफोर दैट हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये हमको समझना पड़ेगा। ये आ गया ना, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। देखो,
ये देखो, ये जो था, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द इकोसिस्टम, और इन्हीं सबका स्टडी करना, इन सबका स्टडी करना, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। राइट, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई देखो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लाइमेट चेंज, एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, मिटिगेशन, ये सारी चीजें जिसके अंदर बहुत सारी कन्वेंशंस, बहुत सारे एक्ट्स और ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। राइट। एनवायरमेंट पॉल्यूशन हमको अलग से समझना पड़ेगा कि भाई ये पॉल्यूशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को समझेंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। फिर बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से भारत के अंदर, ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो इन सबको कैसे कंजर्व करा जाता है, कंजर्वेशन इफेक्ट्स, एफर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट पॉलिसीज बना रखे हैं, वो सब चीज़ें हम करेंगे। और ये सारे हम चीजें जो करेंगे 25 से 30 डेज के अंदर आपको अच्छे से बढ़ा देंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप इस क्लास को मिस करते हो तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 25 से 30 डेज में फिर आपके लिए एनवायरमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। यहां से अपन एक तरह से इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया बिकॉज ये पहली क्लास थी। अब चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लास को, कि व्हाट इज क्लास ऑल अबाउट। ठीक है, ये क्लास क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। राइट, तो हम पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और पहला टॉपिक के अंदर हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। और ये इकोसिस्टम की क्लास आज चलेगी और कल की क्लास चलेगी, तब जाकर आपका इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी आपका कंप्लीट हो। राइट, तो कॉम्प्रेहेंसिवली हम इसको कवर करते हैं। चलिए ये एक पिक्चर देखिए आप। ठीक है, इकोसिस्टम को समझने, कैसे हम समझाएंगे आपको इकोसिस्टम, ये अंडरस्टैंड करो। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें, पिक्चराइजेशन करना, पिक्चर से समझा देना कोई चीज को, बड़े कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कुछ ट्रिक्स बना देना याद करने के लिए, ये सारी चीजें आप इस क्लास के अंदर देखेंगे। एंड दैट विल मेक दिस क्लास अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। देखो ऐसे समझो कि, अच्छा किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट, एनीवन हैज, प्लीज लेट मी नो। चलिए, तो हम ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पर एक जानवर दिख रहा है। ठीक है, दैट इज लॉयन। अभी डियर को मत देखिए आप। ठीक है, और इस पिक्चर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। राइट, तो देखो ये जो लॉयन बैठा है ना, ये आपको लग रहा है कि ये लॉयन आराम से यहाँ पर बैठा है सिर्फ। राइट, नहीं, ये इस इससे अगर हम देखेंगे, इन पूरे इसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों। लॉयन इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। कैसे? ये पेड़ है, पेड़ से ऑक्सीजन आ रही है, लॉयन ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, ऊपर मान लीजिए यहाँ पर सन आ गया। ठीक है, ये सन है, सन से क्या है, किरणें आ रही हैं, और ये अपना धूप सेक रहा है आराम से मजे से लॉयन। राइट, लॉयन किसी जमीन पे बैठा है, जमीन से भी इंटरेक्ट कर रहा है। अब लॉयन को प्यास लगती है तो लॉयन पानी पी लेता है, तो पानी से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो लॉयन अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों। ठीक है, लॉयन इज डूइंग व्हाट, कि ही इज इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। सूरज है, ठीक है, यहाँ पर देखो पेड़ है, यहाँ पर देखो सॉइल है, इन सब से क्या कर रहा है, एक तरह से अपने आप को इंटरेक्ट करवा रहा है। राइट, कि अगर मान लो सूरज नहीं होता तो हो सकता था लॉयन भी नहीं होता, ऑब्वियसली अगर पेड़ नहीं होते तो लॉयन भी नहीं होता। तो लॉयन इज डिपेंडेंट ऑन दिस सूरज, पेड़, मिट्टी, पानी, राइट, धूप, इन सब से क्या है, इस इन सब से लॉयन जो है इंटरेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉयन। ठीक है बच्चों, और ये सारी देखोगे, सूरज देखोगे, पेड़ देखोगे, तो क्या, पेड़ को हटाओ, आप सॉइल को देखो। ठीक है, ये सब चीजें, सनलाइट जो हो गई, राइट, सॉइल जो हो गई, राइट, एयर जो हो गई, दिस ऑल आर व्हाट, सूरज, सनलाइट, एयर, दिस आर नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग चीज है ना। तो ये जो चीज होती है, इस ये जो नॉन लिविंग चीज होती है ना, आपने सुना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको अबायोटिक बोलते हैं अपन, अबायोटिक। आगे चलकर पूरा डिस्कस होगा ये, है ना। क्लास की लास्ट तक आपको ये अबायोटिक कंपोनेंट तक मैं पहुंचा कर जाऊंगा। राइट, अबायोटिक होता है ये, दिस इज नोन एज अबायोटिक। और जैसे ये पेड़ है, पेड़ इज लिविंग, तो पेड़ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। अभी क्या होता है बायोटिक, बायोटिक क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको समझाएंगे। अब क्या हुआ, ये शेड जो है, ये इंटरेक्ट करने लगा। मान लो उसको दिख गया यहाँ पर एक डियर, और शेर ने क्या करा, डियर के साथ इंटरेक्ट करा। ये देखिए, शेर डियर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। राइट, तो ये जो इंटरेक्शन है शेर के डियर का, ये भी इसी सिस्टम का एक पार्ट है। और अगर आप देखेंगे, ये जो सिस्टम बन रहा है कि शेर ने डियर को खाया, ठीक है, शेर ने सांस ली, राइट, शेर ने क्या है, धूप सेकी, शेर एक मिट्टी के ऊपर बैठा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब इंटरेक्शन जो है बच्चों, ये सारे के सारे इंटरेक्शन जो है,
दैट इज नोन एज व्हाट, ये एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए सिस्टम। और जब ये सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं तो इससे जो बनता है टर्म दैट इज नोन एज की इकोसिस्टम, एक पूरा का पूरा सिस्टम फॉर्म हो गया, दैट इज द टर्म दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है? तो इकोसिस्टम एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि शेर जो है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट कर रहा है एज वेल एज लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है। देखो शेर जो है डियर से इंटरेक्ट कर रहा है ना, शेर जो है एयर से इंटरेक्ट कर रहा है, शेर जो है एक तरह से क्या कर रहा है कि सन से इंटरेक्ट कर रहा है। इसके बिना शेर का काम नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? कि शेर अगर मान ली सूरज नहीं होगा तो शेर का काम नहीं चलेगा, पेड़ नहीं होंगे शेर का काम नहीं चलेगा, इवन डियर नहीं होंगे तो शेर का काम नहीं चलेगा। शेर ने एक सिस्टम बना रखा है अपना, राइट, जिसमें वो इंटरेक्ट कर रहा है बायोटिक से और नॉन बायोटिक से। ये जो सिस्टम बना दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इकोसिस्टम जो टर्म हमने इसके अंदर देखा था, यहां पर देखिए इकोसिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है दैट इज व्हाट, कि ये जो शेर इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन जब हो रहा है ना, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पड़ गया, बन गया है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन गया, मान लो शेर बन गया। अब शेर बैठा है आराम से सांस रोक के और आंख वाँख बंद करके, और सन वन कुछ नहीं है इस संसार में। तो शेर ऑर्गेनिज्म, ऐसे शेर का हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसी स्पीसीज का हम क्या करेंगे? और एक ही तरह की जब स्पीसीज होती है उसको पॉपुलेशन बोल देते हैं, पॉपुलेशन हो गया। फिर पॉपुलेशन के बाद जब कम्युनिटी बनी, जब शेर भी हुआ, डियर भी हुआ, जब प्लांट भी हुआ, जब सन भी हुआ, ये सब चीजें जब हुआ दैट इज नोन एज कम्युनिटी। और कम्युनिटी आपस में जब इंटरेक्ट करी दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। आर यू गेटिंग दिस वन? और इकोसिस्टम जो होगी एक तरह से, बायोस्फीयर जो होगा उसकी एक तरह से स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होगी। बेसिक यूनिट क्यों? जब तक ये लो जो कम्युनिटी है, मान लो सारी कम्युनिटी यहां पर है पर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही है। अगर जैसे हमारा ये सिस्टम बना हुआ है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग हो गए, मैं हो गया, राइट, तो ये हमारा एक सिस्टम है, राइट। मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, अब मैं चुप हो जाऊं मान लो, तो कोई मतलब नहीं है उसका, चुप होने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कम्युनिटी अगर आइडियल पड़ी रहे तो उसका मतलब नहीं है, हमें को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इंटरेक्ट करेंगे तब ये एक सिस्टम बनेगा। इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जब आपस के अंदर ये सारी पॉपुलेशंस जो होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, देन इट विल बिकम ए सिस्टम, तब जाकर एक सिस्टम बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक सिस्टम बना, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर तो एक सिस्टम बना। अब जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं अभी नॉन लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैंने ग्लास उठाया पानी का, पानी पी लिया, वाटर से इंटरेक्ट कर लिया, मैं सांस ले रहा हूँ, एयर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं सनलाइट भी यहाँ पर है, ठीक है, तो वहां से उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अबायोटिक से कर रहा हूँ, प्लस मैं फिर आपसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लिविंग से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो दैट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट। तो हमने एक ये सिस्टम बना लिया। अब ये सिस्टम क्या है? ये ऑनलाइन सिस्टम है तो इसको वर्चुअल सिस्टम बोल देते हैं, पर दिस इज अवर इकोसिस्टम। अगर इस इकोसिस्टम के अंदर मैं हूं तो सही, पर मैं इंटरेक्ट करना बंद कर दूं, आप इंटरेक्ट करना बंद कर दें, तो ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमको स्पीसीज मिल गई, पॉपुलेशन मिल गई, कम्युनिटी हमको मिल गई, बट वो कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करेगी तब जाकर सिस्टम स्टार्ट होगा, तब जाकर चाबी स्टार्ट होगी, तब जाकर बायोस्फीयर बोलेगा। तो बायोस्फीयर ऐसा बोले कि भाई देखो मेरी तो बेसिक यूनिट जो है ना वो क्या है? वो इकोसिस्टम ही है। जब तक ये इकोसिस्टम स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक, जब तक ये चाबी नहीं बनेगी तब तक बायोस्फीयर तो बनना है ही नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स व्हाई इकोसिस्टम आप ये समझें कि दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। ये चीज इकोसिस्टम होता है व्हेन ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अगर हम देखें इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये समझ में आया? ऑर्गेनिज्म इज नॉट द स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसे ऑर्गेनिज्म का करोगे क्या जो बैठा है बस? पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन का करोगे क्या जो आइडल बैठी है? ऐसी कम्युनिटी का क्या करोगे जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही? जब तक ये सब सिस्टम में चाबी नहीं भरेगी, जब तक इसके अंदर एक तरह से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कब होगा? जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगे, then it is known as, it will form a system that is known as ecosystem। तो इकोसिस्टम जो है ना दैट इज ए फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शन कर रहा है ना, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों? बायोस्फीयर वो होता है जो जहां पर लाइफ है। तो लाइफ तो तब तक होगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक लाइफ स्टार्ट नहीं होगी। इस संसार के अंदर जो भी लाइफ वाला पार्ट है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? So this is known as what? This is known as ecosystem is a structure and functional unit of biosphere। ये टर्म अपन को समझ में आया?
है ना। तो आपको इकोसिस्टम की जगह अगर मान लो ऐसे कह दिया कि ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज व्हाट, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिज्म इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ द बायोस्फीयर, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक फंक्शनल यूनिट नहीं है बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम से जो होती है चीजें यहां से स्टार्ट होंगी। ये बायोस्फीयर का एक तरह से क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल, सेल से ही हम फिर बना है सब कुछ, ठीक है ना। इस संसार की बेसिक यूनिट अगर हम बांध के देखें एटम, फिर भी एटम में भी बहुत क्लासिफिकेशन हो गया, पर अभी हम बांध के देखें तो एटम एक बेसिक यूनिट। इसी तरह से इस बायोस्फीयर की बेसिक यूनिट है ना, बायोस्फीयर बोलेगा भाई साहब मेरा काम स्टार्ट तब होगा जब आप सब लोग इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर क्लास स्टार्ट होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इकोसिस्टम, बेसिक बेसिक डायमेंशन है इकोसिस्टम का। ठीक है, तो देखो इट इंक्लूड्स कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की स्पीसीज। जैसे कि हम बात कर लें कि शेर है, तो फिर उसके साथ साथ पेड़ भी हैं, पेड़ के साथ साथ सन भी है, इसके अंदर शेर के साथ साथ डियर भी है। तब ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसके लिए सब एक साथ होने चाहिए ना। अभी सब आप लोग आए नहीं क्लास के अंदर, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा ना। तो सबका एक साथ होना चाहिए, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी का लिविंग बींग्स अलोंग विद द फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन जो होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट फॉर्म ए सिस्टम, एंड दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। सिंपल है। अब इसके ऊपर मैं तुमको हजार तरह के क्वेश्चन दे सकता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको पढ़ाया है, और आज से पहले आप उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, बट इसके ऊपर ये बेसिक डायमेंशन अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं। जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना बच्चों, जब तक प्रॉब्लम रहेगी लाइफ के अंदर। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मैंने बताया आपको, शेर जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, शेर डिपेंडेंट है एक तरह से पेड़ के ऊपर, सूरज के ऊपर, जमीन के ऊपर, है ना, डियर के ऊपर, इन सब के ऊपर शेर डिपेंडेंट है। शेर कहेगा कि आई एम द किंग, मैं जंगल का राजा हूं। देखो शेर ऐसे बोलता है कि भाई मैं जंगल का राजा हूं, आई एम जंगल का राजा। बट जंगल का राजा है तो सही, पर तेरे को भी भाई और चीजें चाहिए होंगी। बिना इनके, बिना पेड़ के तू सस्टेन नहीं करेगा, कितना भी बड़ा जंगल का राजा हो। बिना सन के तू सस्टेन नहीं करेगा, कितना भी बड़ा जंगल का राजा हो। बिना डियर के तू सस्टेन नहीं कर पाएगा, कितना भी बड़ा जंगल का राजा हो। समझ में आ रहा है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं? और ये जो सिस्टम है, जैसे आप मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, उस सिस्टम के अंदर ये जो इकोसिस्टम हमने फॉर्म कर रखा है, वर्चुअल इकोसिस्टम, इसके अंदर आप मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बिकॉज मुझे पता है आपके क्या डाउट है, और मैं आपको क्लियर करता वैसे ही चलूंगा। ठीक है, आई नो कि किस तरह से बच्चे अटकते हैं, कहाँ पर अटकते हैं, और मैं आपको इतना सिंपल मैनर के अंदर लेके जाऊंगा एनवायरनमेंट की इकोलॉजी को कि आपको कोई डाउट आने की संभावना ही नहीं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऑन ऑल अदर स्पीसीज एंड कंपोनेंट्स विच आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। अभी हमने इसको कम्युनिटी बार बार में हम यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन बार बार में यूज कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है। बट इस बेसिक आइडिया का भी अपन डिटेल के अंदर समझेंगे, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन। अभी आने वक्त वाले समय में हम टर्म समझ रहे हैं। अभी इकोसिस्टम भी हमने पूरा नहीं समझा है, इकोसिस्टम भी हम डिटेल के अंदर समझेंगे, पर पहले मैं आपको बेसिक बेसिक क्लियर कर दूं, जिससे कि क्या हो कि आपके डायमेंशन क्लियर हो जाएं, और उसके ऊपर फिर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाऊं। अभी मैं इकोसिस्टम आपको पूरा पढ़ाने लग जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस इकोसिस्टम को भी अपन यहीं तक रखते हैं, राइट। फिर इसके अंदर इकोसिस्टम के कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, कंज्यूमर्स, ऑटोट्रॉप्स, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है, डिटेल के अंदर पढ़नी है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, और आज ही मैं इसको स्टार्ट करने की आपको कोशिश करूँ। ठीक है, अब ये जो चीज़ हुई, ये जो चीज़ है कि ये जो इंट्रैक्शन हुआ है ना, इस इंट्रैक्शन को समझना, इस इंस्ट्रक्शन को समझना, इस इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करना, राइट, इसको समझना कि भाई ये इंट्रैक्शन कैसे हुआ है, ये सब चीजें स्टडी होती है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम की स्टडी करना। इको प्लस स्टडी, इको प्लस लॉजी। ठीक है, स्टडी होता है ना, लॉजी होता है, जैसे हर जहां पर भी लॉजी लगा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लोगस वर्ड से डेराइव है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्टडी। तो दैट इज नोन एज व्हाट, इकोलॉजी। इन सब चीजों की स्टडी करना, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ये इकोसिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। पर बच्चों आप यहां पर देखो कि जब भी हम इकोसिस्टम को जब भी
करेंगे कि एनवायरनमेंट से, इस शेर का इस एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन है, यही तो हो गया इकोसिस्टम। इस डियर से कैसे इंटरेक्शन, कैसे इसको खाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस शेर को समझना पड़ेगा ना, इस शेर को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसके इंटरेक्शन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इंडिविजुअल, इस शेर को समझना पड़ेगा, इस डियर को समझना पड़ेगा, इस पेड़ को समझना पड़ेगा, पेड़ कैसे खाना बना रहा है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमको फोटोसिंथेसिस, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम एक तरह से इनके बीच में इंटरेक्शन समझ पाएंगे। तो इकोसिस्टम तो मतलब जब चाबी अपन ने स्टार्ट करी, जब हमने इंटरेक्शन स्टार्ट करा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है। और बायोस्फीयर का मतलब क्या है, संसार के अंदर लाइफ जहां है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। इस स्फीयर में जहां पर लाइफ है, बायो है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट जो हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट जो हो गई, बेसिक यूनिट जो हो गई, दैट इज व्हाट, दैट इज द इकोसिस्टम। बट इस इकोसिस्टम को समझने के लिए जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, इकोलॉजी, और इकोलॉजी की अगर बेसिक यूनिट जो होगी, दैट विल बी, ये शेर होगा, ये लॉयन होगा, ये डियर होगा, ये पेड़ होगा। इनको इंडिविजुअल्स को समझना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी की बेसिक यूनिट। फिर ही जाकर शेर और हिरन का इंटरेक्शन समझ पाए। समझ में आ रहा है। तो शेर और हिरन के इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरह से इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल जो होगा, दैट इज व्हाट, जो ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी टर्म को अपन समझ गए, अभी हम सिर्फ टर्म्स को समझ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है। तो आज की क्लास के लास्ट तक अपन फिर पूरी फुल फोकस कर लेंगे क्लास के ऊपर। अभी टर्म्स को समझ ले, टर्म्स नहीं तो बार बार में आएंगी, हमें परेशान करेंगे। एक बहुत ही साइंटिफिक मैनर के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप। तो इकोलॉजी में बी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ये इकोलॉजी कहलाता है। तो ये इकोलॉजी क्या होता है, इट स्टडीज द इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। शेर और शेर के जैसे लोग रहते हैं, कैसे शेर, सारे शेरों को समझना, शेर का इंडिविजुअल समझना, और फिर सारे शेरों को समझना। फिर क्या करना, डियर को समझना, और डियर कैसे रहते हैं, क्या होता है, सारे डियर्स को समझना, और फिर जाके इनकी इंटरेक्शंस को समझना। ये जब इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए, इंटरेक्शंस को समझने के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी एंड द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। समझ में आ रहा है, इस टर्म समझ में आ रहा है, इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो भाई देखो, इकोलॉजी का मतलब ये सब चीजें हैं। तो इकोलॉजी में अगर हम देखेंगे, तो टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1869, 1869 में बनाई इकोलॉजी का टर्म बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल। अब कैसे याद करोगे भाई, शेर को स्टडी करना है, तो शेर के आगे जब तुम स्टडी करोगे, शेर को जाके स्टडी करोगे, तो हकलाने लग जाएगा ना आदमी, हैकल। ठीक है, इसको स्टडी करने में, दूर से देख रहे हो जब तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब इसको स्टडी करने लगोगे शेर को, तो हकलाने लग जाएगा वो। तो अर्नस्ट हैकल, स्टडी करना है, जब आपको कह दे कोई शेर को स्टडी करना है, तो आपको याद आ जाएगा स्टडी करना है मतलब इकोसिस्टम को स्टडी करना है, तो अर्नस्ट हैकल विल बी देयर। तो अर्नस्ट हैकल जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इकोलॉजी टर्म्स को पहले बार कॉइन करा कि व्हाट इज इकोलॉजी। ठीक है, इट वॉज डेराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स ओक्यूज। इको का मतलब एक तरह से ओक्यूज वर्ड से, ओक्यूज का मतलब होम, घर, एक सिस्टम। एंड लोगोस का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी का मतलब समझ में आ गया आपको, इकोलॉजी क्या है ये आपको समझ में आ गया। और इकोलॉजी के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि एक तरह से ये टर्म जो है, दैट इज डेराइव बाय द अर्नस्ट हैकल। ठीक है, हकलाता था वो। ठीक है, शेर के आगे खड़ा कर दिया, कोई भी हकलाएगा, राइट। तो ये बायोलॉजिस्ट है अर्नस्ट हैकल। तो ये जो सिस्टम बना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। इको सिस्टम को समझने की, चीजों को समझना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी फॉर यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। हम देखिए बेसिक डायमेंशन समझे, हमने सबसे पहले ये समझाया कि ये सब चीजें बनी कैसे, कहाँ से डरा हुआ, तो एटम से डरा हुआ साहब, ये अपन ने इसके अंदर अंडरस्टैंड करा। एटम से सब कुछ बना, एटम से बनकर फिर हमने देखा किस तरह से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, फिर प्रोटीन, और फिर सेल, फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद, ये सारा का सारा सिस्टम हमने समझा। फिर बीच में जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करने लायक हो गए, उस चीज को अपन ने इकोसिस्टम करा। पर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसको स्टडी करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाकर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को समझना होगा। तो ऑर्गेनिज्म
इज द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, इकोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डायमेंशन में कोई डाउट है तो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ, और व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, तो पीछे जाना पड़ेगा हमको, ऑर्गेनिज्म के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने वो चार्ट क्यों बनाया। उस चार्ट से लास्ट तक मैं आपको पूरा इकोसिस्टम जब समझेंगे तो वापस उस चार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जैसे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एनसीआर, अच्छा इसमें सारी एनसीईआरटी, सारा आपका जो शंकर आईएएस है और जो भी मतलब और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझकर, ठीक है, सबके नोट्स जो है सब इंक्लूडेड है। आपको लगेगा कंटेंट जो है कहीं से भी एक जगह से नहीं लिया गया है, ठीक है, कंटेंट बहुत डायमेंशंस के अंदर से लिया गया है। तो डोंट फियर कि यार कहीं हमको ये चीज़ तो पढ़ी नहीं, ये बुक तो पढ़ी नहीं, सारी बुक इसके अंदर कवर है, आप पढ़ोगे तो अब आपको बुक समझ में आने लग जाएगी। जब भाई क्लास देखो, पहले हो सकता था बुक समझ में नहीं आ रही, ऑब्वियसली नहीं आ रही, तभी आप इस क्लास में बैठे। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जो है हमारे भारत के अंदर अगर हम देखें तो ही इज द फादर ऑफ द इकोलॉजी इन इंडिया। कभी ये पूछ लें, बस इसके अंदर यही याद रखना है आपको, ये सब चीजें क्या करते थे ये सब चीजें नहीं करना है। ठीक है, तो हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा जो है ये देवता है एक, ठीक है, रामदेव, रामदेव, है ना, मिश्रा। ये जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तरह से स्टडी करा पूरा का पूरा इकोलॉजी को, मतलब इकोसिस्टम को, दैट्स व्हाई इट इज ही इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं, बहुत सारे इनको प्राइजेस भी मिले हुए हैं, बट दैट इज अनदर थिंग, उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। एक स्टेटमेंट ये आ सकता है, रामदेव मिश्रा हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया, एक स्टेटमेंट के अंदर ये पूछ सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक में ये पूछा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक अपन इसके अंदर समझ लो। तो हम देखें भाई साहब, देखो देखो, इंडिविजुअल जो होता है ना, इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्पीसीज होते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल जब ये देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछली दिख रही है आपको, है ना, मछली के साथ साथ और कोई नहीं दिख रहा ना, और तो कोई नहीं दिख रहा। जब मछली को ही होता है, जब मछली सारी सारी एक साथ रख दे, हम इंडिविजुअल्स को सारी सारी एक साथ रखते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आपको केकड़ा भी दिख रहा है, ठीक है, स्टार फिश भी दिख रही है, मछली भी दिख रही है, ऐसी दूसरी मछली भी दिख रही है, ग्रासेस भी दिख रही है, सब कुछ हो रहा है। अब ये कम्युनिटी फॉर्म हो गई, ये अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कम्युनिटी, है ना। अब इसको समझेंगे भी, और फिर ये जब इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर, आपस के अंदर ये इंटरेक्ट करने लग गया, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम जो है आगे चलकर क्या बन जाता है, बायोम बन जाएगा। एक इकोसिस्टम जो छोटा सा इकोसिस्टम है वो बड़ा होकर क्या करेगा, एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो उसको अपन बायोम बोल देंगे। एक ही तरह का इकोसिस्टम जो एक बड़ा एरिया के अंदर होगा उसको बायोम बोल देंगे, ये पढ़ेंगे व्हाट इज बायोम। और बायोम से लाइफ बनेगी, बायोस्फीयर। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इकोसिस्टम, जब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तभी लाइफ बनेगी, तो इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम को अगर हमको पढ़ना होगा तो हमें इंडिविजुअल के पास जाना पड़ेगा। पहले हमको फिश को पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग को पढ़ना पड़ेगा, इन सब को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इकोसिस्टम को समझ पाएंगे। तो इकोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है, इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है, दैट इज व्हाट, दैट इज द इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है ना, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बाकी सारी सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में कुछ कुछ बातें बताई है, इकोलॉजी के बारे में भी कुछ कुछ बातें बताई हैं, अभी आगे चलकर और भी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो पढ़ाने का स्टाइल देखो, मैं पहले एक साथ आपको इकोसिस्टम पूरा नहीं पढ़ा सकता बच्चों, एक साथ आपको इकोलॉजी पूरा नहीं पढ़ा सकता, एक साथ आपको बायोम पूरा, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं भाई कि ये चीज होती क्या है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए एक बार, फिर उसके ऊपर चीजें बनाते रहें। ठीक है, आज की क्लास में आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनीबॉडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो यहां पर हम ऐसे समझे कि भाई देखो, इंडिविजुअल जो है इज ए लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। और इंडिविजुअल जो होता है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इन द इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर बेसिक यूनिट होता है। पर बच्चों इंडिविजुअल समझने से पहले हमने यहां पर देखा था, अगर आप देखोगे वापस चार्ट के अंदर, ये चार्ट हमारा बेसिक रहेगा, राइट। कल मैं इसको ब्लॉक्स की फॉर्म में बना के ले आऊंगा आपके सामने। ये जो इंडिविजुअल था, ठीक है, इंडिविजुअल जब बना हमारा, राइट, उसके बाद जो होगा दैट इज व्हाट, दैट इज स्पीसीज। तो पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इनको पढ़ने से पहले हमको स्पीसीज को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पीसीज ऑल अबाउट। फिर जाकर हम पॉपुलेशन को समझेंगे, फिर जाके हम कम्युनिटी को समझेंगे, राइट।
है ना। तो हम इकोसिस्टम को तो समझ गए कि भाई ये सब जब लोग सब इंटरेक्ट करते हैं आपस के अंदर, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है। हमको पॉपुलेशन समझना है, कम्युनिटी समझना है, ये भी हमारे क्लियर नहीं हुए डायमेंशंस, ये भी क्लियर हो जाएंगे, पर पहले उसके लिए हमको स्पीसीज समझना पड़ेगा। ठीक है। तो व्हाट इज स्पीसीज, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि स्पीसीज क्या होता है ये अपन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो देखो भाई, स्पीसीज का मतलब क्या है ये अंडरस्टैंड करो। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंडिविजुअल है ना, ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, जो एक तरह से कैपेबल है किसका, ब्रीडिंग करने का। ब्रीडिंग मतलब बच्चे पैदा करने का, ठीक है, इंटर ब्रीडिंग कर रहा है, इंटर ब्रीडिंग। और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो ऑफ स्प्रिंग है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ये फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है, मतलब ये ऑफ स्प्रिंग भी आगे चलकर बच्चा कर रहा है पैदा, रिप्रोड्यूस कर रहा है। देन ये जो स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज है, ठीक है, मान लो हॉर्स है और मेयर है। हॉर्स मतलब घोड़ा और घोड़ी, राइट। इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने एक तरह से ब्रीडिंग करा, इंटर ब्रीडिंग करा, और इन्होंने एक नया बच्चा पैदा करा, मान लो हॉर्स पैदा कर दिया। और हॉर्स जो है वो फर्टाइल, और ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा ना, दैट विल बी फर्टाइल। ये फर्टाइल ही होता है। फर्टाइल का मतलब ये भी आगे चलकर रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब इसके अंदर स्पर्म होगा, राइट। अगर वैसे देखें, अगर फीमेल होगा तो उसका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल होगा तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसके अंदर स्पर्म होगा, राइट। ये सब चीजें इसके अंदर होंगी, मतलब ही इज कैपेबल टू डू द फर्टिलाइजेशन, मतलब ये फर्टाइल पर्सन होगा। समझ में आ रहा है। तो स्पीसीज के अंदर हमने क्या करा, स्पीसीज के अंदर हमने कहा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपस के अंदर इंटरब्रीड करे, इंटरब्रीड, ठीक है, इंटरब्रीडिंग करे, राइट, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग मतलब क्या है, एक तरह से रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो, कि वो खुद कैपेबल हो रिप्रोड्यूस करने के, और रिप्रोड्यूस करने के बाद वो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है वो भी क्या कर सके, वो भी एक तरह से इंटरब्रीड कर सके आगे चल। ठीक है। तो इनको हम स्पीसी बोलेंगे, राइट। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्पीसीज। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पीसीज। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऐसे देखो, ये एक तरह से हॉर्स है, और हॉर्स का अगर इंट्रैक्शन होता है मेयर के साथ, ठीक है, मतलब घोड़ी, राइट, तब जाकर जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फर्टाइल। वो फर्टाइल होगा बच्चों, दैट विल बी फर्टाइल। बट हम देखते हैं कभी कभार हॉर्स और डोंकी, है ना, इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो जाता है, इनके बीच में भी ब्रीडिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है। जब हॉर्स और डोंकी के बीच में ब्रीडिंग होती है ना, तो ये अलग स्पीसी है, हॉर्स इज डिफरेंट स्पीसी, एंड ये जो होगी ये एक डिफरेंट स्पीसी है, डोंकीज इज डिफरेंट स्पीसी। तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तब ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे बच्चों। आपने इस एनिमल को देखा होगा, ये देखो, ये एनिमल है ना, इंग्लिश में इसको म्यूल बोलते हैं, राइट। और होता ये खच्चर, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, राइट। तो कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, खच्चर ही है क्या, राइट। तो इसका मतलब है कि म्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इसको देखोगे, शक्ल से देखो इसको, तो थोड़ा थोड़ा तो डोंकी भी लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है हॉर्स, है ना। अगर हम देखेंगे तो इससे बोलें कि भाई तेरे मम्मी पापा कौन है, तो ये बोलेंगे मम्मी तो मेरी हॉर्स थी और पापा मेरे डोंकी थी, या मम्मी मेरी डोंकी थी और पापा मेरे हॉर्स थे, इस तरह से बोलेगा। अलग अलग स्पीसीज से बना हुआ ये क्या है, ये एक ऑफ स्प्रिंग है। इसकी दिक्कत ये है कि ये ऑफ स्प्रिंग अलग अलग स्पीसीज से अगर बनता है तो ये क्या होता है, दैट इज नॉट फर्टाइल। ये फर्टाइल नहीं होता, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये स्टराइल होता है। इसके अंदर स्पर्म्स, या फिर ये अगर फीमेल होता तो इसके अंदर एग्स नहीं बनते। तो समझ रहे हैं, जब भी अलग स्पीसीज से इंटरेक्शन होता है, जैसे म्यूल और हॉर्स आपस के अंदर, ये अलग अलग स्पीसीज है, ये जब इंटरब्रीडिंग कर देते हैं, है ना, इंटरब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन कर देते हैं, तो इसके कारण जो बच्चा पैदा हो रहा है, राइट, तो दैट विल बी नॉट फर्टाइल। तो हमने कहा कि फिर ये कोई होगा, इसको हम स्पीसी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आगे इंटरब्रीडिंग करने लायक ही नहीं। तो सर हॉर्स को मानेंगे, यस, हॉर्स अलग स्पीसी है, म्यूल वो अगर अपन देखेंगे जो है डोंकी अलग स्पीसी है, और हॉर्स और डोंकी के इंटरेक्शन से, इंटरब्रीडिंग से बना हुआ है ये, दैट इज नोन एज म्यूल।
और म्यूल जो है वो फर्टाइल नहीं होगा, बिकॉज दो अलग अलग स्पीसीज के इंटरेक्शन से ये बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मेरे मम्मी पापा सेम स्पीसी के नहीं थे, राइट, इस तरह से, इसलिए दे आर स्टेराइल बिकॉज दे कैन नॉट मेक स्पर्म और द एग, दे मतलब म्यूल। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो एक स्पीसी ऐसी है जो कि क्या है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, राइट, जो कि आपस में अगर मान लीजिए इंटरब्रीडिंग कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, तो उससे जो निकल कर आ रहा है वो एक तरह से फर्टाइल है। तो ये स्पीसीज आपस के अंदर कहेंगे कि एक ही तरह की स्पीसीज ही है। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक डायमेंशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अब हम इसको पढ़ सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे हॉर्सेस हो गए, ठीक है, हॉर्स और डंकी नहीं, हॉर्स और डंकी तो अलग अलग हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स आर रेफर्ड एज द स्पीसीज। समझ में आ रहा है? इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन आर पॉसिबल ओनली फॉर द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज ही करेंगे आपस के अंदर, तभी जाकर क्या होगा, इसके अंदर सेम स्पीसीज के अंदर ही अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, देन इट इज, तभी जाके फर्टाइल जो होगा वो अपन को ऑफस्प्रिंग मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसा नहीं किसी को भी पैदा कर दिया, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और इंटरब्रीडिंग तभी पॉसिबल है जब सेम स्पीसीज के organism of similar type or similar species have the potential for interbreeding and produce fertile offspring which are called the species। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है दैट इज नॉट स्पीसी, बिकॉज इसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है। और फर्टिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इसके मम्मी पापा अलग अलग स्पीसीज के थे। तो यहाँ पर देखो, व्हेन ए हॉर्स एंड डंकी मेट, दे प्रोड्यूस ए हाइब्रिड नोन एज म्यूल। म्यूल आर टिपिकली स्ट्राइल, ठीक है, और अनेबल टू रिप्रोड्यूस, विच मीन्स दैट हॉर्सेज एंड डंकीज आर द डिस्टिंक्ट स्पीसीज। सन में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह के एक और होता है दैट इज नोन एज टिगॉन। अब भाई साहब इसको भी आप देखोगे तो ये किसी के शक्ल से देखोगे तो उसको एक तरह से टाइगर सा लग रहा है, मतलब लॉयन सा लग रहा है ना, लॉयन लग रहा है। और वैसे देखोगे इसके बाल वाल बड़े कर दो और इसके चकते वक्ते हटा दो, ये तो ये बन जाएगा लॉयन, है ना। बट यहाँ से देखो तो ये टाइगर सा लग रहा है। टाइगर ऐसे होता है ना, धारिया वाला जो होता है वो टाइगर। टाइगर भी है और लॉयन भी है, तो मतलब टाइगर और लॉयन का इंटरेक्शन हुआ होगा, इंटरब्रीडिंग करा उन्होंने, राइट। और इन्होंने जब करा तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इनफर्टाइल, ये भी इनफर्टाइल होता है, टिगॉन इज ऑल्सो इनफर्टाइल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो स्पीसी का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब जो इंटरेक्ट करके एक तरह से सेम, अगर अपन मान लो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे तो हम कहेंगे कि ये एक स्पीसी है। पर अगर दो स्पीसी मिलकर, दो अलग अलग स्पीसीज मिलकर जब भी रिप्रोड्यूस करेगी तो वो इनफर्टाइल ही प्रोड्यूस होगा, इनफर्टाइल। तो हम कहेंगे कि ये स्पीसी नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये स्पीसी नहीं है, सॉरी, ये तो है स्पीसी पर ये डिस्टिंक्ट स्पीसीज है, डिस्टिंक्ट स्पीसीज है। और ये जो बना यहां से इनफर्टाइल, जैसे म्यूल बना, दैट इज व्हाट, दैट इज द, ये हम कहेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट स्पीसी। क्योंकि ये क्या है, ये आगे जाके इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, ही इज नॉट कैपेबल टू डू द थिंग्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ हॉर्सेस को समझेंगे ना, हॉर्सेस को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हॉर्सेस को, हमने हमारा सब्जेक्ट लिया हॉर्स, कि सिर्फ हम हॉर्स को समझेंगे, या फिर सिर्फ हम टाइगर को समझेंगे, टाइगर के बारे में सब कुछ समझेंगे, या सिर्फ हम लायन को समझेंगे। ये जब भी हम इस तरह से करते हैं ना, दैट इज नोन एज ऐसी इकोलॉजी जो कि एक ही स्पीसीज को समझ रही है, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। ऐसी इकोलॉजी जो सिर्फ एक स्पीसी के बारे में समझ रही है, ये सोता कैसे है, उठता कैसे है, ये कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब चीजें, जब हॉर्स के बारे में सब कुछ कंप्लीट है, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज ऑट इकोलॉजी, ये समझ में आ रहा है। और जब हम हॉर्सेस को एक साथ खड़ा कर देंगे, एक साथ हम हॉर्सेस को खड़ा कर देंगे, हॉर्स एक लाइन में खड़े जाओ, सारे हॉर्सेस को मान लो एक जगह लेकर आ गया, तो
तो ये हॉर्सेस की पॉपुलेशन हो जाएगी बच्चों, सिर्फ हॉर्सेस को लेकर आ रहा हूं पॉपुलेशन। सारे टाइगर्स को एक साथ खड़ा कर दिया तो टाइगर की पॉपुलेशन, सारे लॉयंस को एक साथ कर दिया तो लॉयन की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन टर्म जो होता है ना बच्चों, दैट इज फॉर द सिमिलर स्पीसीज। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हम कहते हैं साहब 140 करोड़। तो 140 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को ले रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हम गधे को भी ले रहे हैं, ठीक है, डंकी को भी ले रहे हैं, मंकी को भी ले रहे हैं, इस सबको तो नहीं ले रहे। हम पॉपुलेशन जब वर्ड यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीसी के लिए करते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे हम कहें पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, लॉयन की कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। तो मतलब जब एक स्पीसीज को हम लेते हैं ना, काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, है ना, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे मान लीजिए राजस्थान की क्या पॉपुलेशन है, इसमें मतलब राजस्थान की पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है राजस्थान के, सही वर्ड ऐसे होना चाहिए, राजस्थान में जो स्पीसी रहती है दैट इज ह्यूमन बीइंग, उसकी क्या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड ही एक ही स्पीसी के लिए आएगा। अगर हम ऐसे कहते हैं ना कि राजस्थान में क्या कम्युनिटी है, जैसे दूसरा वर्ड होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब सारी स्पीसीज जो है उस एरिया के अंदर, सारी स्पीसीज जो है दैट इज नोन एज कम्युनिटी। जैसे इस एरिया के अंदर हमने देखा कि शेर भी है, ठीक है, शेर के साथ साथ हम देखें प्लांट भी हैं, प्लांट के साथ साथ अगर हम देखें तो डियर भी है, डियर के साथ देखें तो और भी कोई हो सकता है जानवर, राइट, रैट भी है ना, स्नेक भी है। ये सारे जो होते हैं ना दैट इज नोन एज कम्युनिटी, ये कम्युनिटी होता है। तो जब भी हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्पीसी की होती है, और कम्युनिटी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारी स्पीसीज जो होंगी दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। और स्पीसीज क्या होता है ये मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पॉपुलेशन और स्पीसीज का, कम्युनिटी का मतलब आप समझ गए। सबसे पहले मैंने आपको स्पीसीज समझाया, स्पीसीज समझाया, फिर आपको पॉपुलेशन समझाया, फिर कम्युनिटी समझाया। तो हम ये समझ रहे हैं कि अभी और समझेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या हुआ, पॉपुलेशन मतलब एक ही तरह की स्पीसीज को एक साथ खड़ा कर दो, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया के अंदर लॉयन कितने हैं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया के अंदर टाइगर कितने हैं, इसको अपन पॉपुलेशन बोलेंगे। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये सब चीजें जो होती हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन फॉर यू, ठीक है। और इन पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं, इनको जब सारे हॉर्सेस को, ह्यूमन बीइंग को, लायन को, टाइगर को जब हम स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज ऑट, ऑट इकोलॉजी, ठीक है। और वहीं ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, कम्युनिटी का मतलब ये है कि जब सभी चीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सभी चीज हो गए, हॉर्सेस भी हो गया, लॉयन भी हो गया, ह्यूमन बीइंग भी हो गए, राइट, प्लांट्स भी हो गए, राइट, सब चीज इसके अंदर हो गए, डियर भी हो गए, सारी की सारी चीजें एक साथ इस एरिया के अंदर कितनी कम्युनिटी रहती है, ये दैट इज नोन एज कम्युनिटी, इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। और इस कम्युनिटी को जब हम स्टडी करते हैं ना दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। डोंट वरी अबाउट दिस, ये वर्ड्स है ना बहुत इजी वर्ड्स हैं, ये अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर मैं आपको याद करवा दूंगा, इन वर्ड्स की गारंटी मेरी, राइट, याद करवाने की गारंटी मेरी। बट आज हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं साहब, उस सब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर समझ रहे हैं भाई इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। जब हम कम्युनिटी को स्टडी करेंगे तो उसका अलग हमने टर्म दे दिया कि भाई दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। सिन का मतलब क्या होता है, साथ, सिन का मतलब समझो साथ, जैसे आपका और मेरा साथ है, ठीक है, वैसे ही इनका हॉर्स लॉयन और इनका सबका साथ में, सब साथ में है, तो दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी मतलब, ऑट इकोलॉजी मतलब कि भाई सिंगल है, तो मतलब हॉर्सेस को जब हम कर रहे हैं, जब हम पॉपुलेशन को वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी, ठीक है। उस पॉपुलेशन की किस तरह से, उस सिंगल स्पीसीज की किस तरह से इंटरेक्शन है, उन सबको समझ रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऑट इकोलॉजी समझो द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे हॉर्स हो गया, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे लॉयन हो गया, पर्टिकुलर जब होता है दैट इज नोन एज इकोल, ऑट इकोलॉजी।
तो हमें ये समझो कि हमें सिस्टम को समझना होगा ना। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा बच्चों। अब सर एक चीज बताया, हमको इकोसिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था ना, आपको शेर को स्टडी करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ेगा। इकोसिस्टम की स्टडी दैट इज इकोलॉजी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ेगा साहब। और इंडिविजुअल को जब हम स्टडी करते हैं ना, दैट इज नोन एज नॉट इकोलॉजी। अच्छा इंडिविजुअल को तो कर लिया आपने, पर फिर एक साथ भी तो करना पड़ेगा ना, साथ में कम्युनिटी को भी तो स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। और तभी तो जाकर आप इकोसिस्टम की स्टडी कर पाओगे। तो सिन इकोलॉजी मतलब कम्युनिटी की स्टडी, ऑट इकोलॉजी मतलब इंडिविजुअल की स्टडी। भाई कितना इजी है सब कुछ। ठीक है साहब। तो हमारा ये डायमेंशन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने क्या करा है, हमने अगर हम देखें इसके अंदर, तो हमने स्टार्ट करा है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म से हमने स्टार्ट करा है, इससे क्या होगा, इससे एक स्पीसी बनेगी। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट इज फॉर्म द स्पीसी। स्पीसी से क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा। पॉपुलेशन से क्या बनेगा, पॉपुलेशन से बनेगा अपना कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनेगा, कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम की स्टडी जब हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी में भाई साहब एक तो ऑर्गेनिज्म को अलग से स्टडी करना पड़ेगा इसके पॉपुलेशन के बेसिस पे, स्पीसी को, है ना, इंडिविजुअल बेसिस पे। और दूसरा जो करना पड़ेगा वो कम्युनिटी के बेसिस पे करना पड़ेगा। जब हम इंडिविजुअल के बेसिस पे करते हैं दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और जब हम कम्युनिटी के बेसिस पे करते हैं जिसमें सब लोग हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। ठीक है। तो यहां समझो, अब तुमको ये अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। ये देखो, ये वाली चीज देखो, ये इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल को एक साथ, जैसे सारे हॉर्सेस को एक साथ खड़ा कर दिया, जैसे वैसे सारे फिशेस को एक साथ खड़ा कर दिया, तो दैट विल बिकम पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन हो गई। सारी स्पीसी, एक ही तरह की स्पीसीज को स्टडी करना दैट इज नोन एज। फिर इस पॉपुलेशन को जब हम स्टडी कर रहे हैं कि फिश कैसे होती है, कैसे सांस लेती है, कैसे ये इंटरेक्ट करती है, दूसरी फिश को कैसे खाती है, और फिश का नेचर क्या होता है, सोती कब है, जागती कब है, ये सब चीज समझना पड़ेगा। क्योंकि हमें इकोसिस्टम को समझना है फाइनली। तो ये तो समझना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो इकोलॉजी। और फिर ये भी समझना पड़ेगा, फिश और केकड़ा, इन दोनों को साथ में भी समझना पड़ेगा। फिश, केकड़ा, ग्रास, फिश प्लस स्टार फिश, इन सबको साथ में भी समझना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इकोलॉजी। अब जब ये दोनों समझ जाएंगे तब जाकर हमको इकोसिस्टम की स्टडी होगी। इकोसिस्टम की स्टडी तो इकोलॉजी है। तो जब हम पॉपुलेशन को समझते हैं, पॉपुलेशन मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज को जब हम समझते हैं ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी। जब हम बच्चों क्या करेंगे, जब हम पूरी कम्युनिटी को समझेंगे ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। और जब हम इन दोनों को समझ जाएंगे तब मतलब हमने एक तरह से इकोसिस्टम को समझ लिया है, इकोसिस्टम। बिकॉज इकोसिस्टम इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिटीज। ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर जगह से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या है कि इसके अंदर मतलब एक इतना टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे इतने टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको इतने इजीली समझ में आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। आज से पहले आपको कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इसके अंदर दिक्कत रहती होगी। आज से पहले आपको इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये टर्म समझ में नहीं आती होगी। पर आज के बाद कहीं पे भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब देखो ये कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी जैसे मान लो कि आपके जैसे आप अगर मान लो अपने आप को अलग स्पीसी मान लो, ठीक है। आपके पास एक घोड़ा है, राइट। आपके पास एक वो रैबिट भी है, ठीक है। और ये तो ये सारी चीजें जो हैं इनसे जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये एक तरह से आपके पास एक कम्युनिटी है ना। एक तरह से कम्युनिटी हो गई आपके पास, ठीक है। और जब आप, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, ये एक पॉपुलेशन होगी, एक तरह के ही लोग हैं, ये एक तरह की ही स्पीसीज है, तो एक पॉपुलेशन। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जब हम बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी स्पीसीज के साथ रहते हैं ना, एक जंगल में जैसे बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे टाइगर भी है, डियर भी है, हॉर्स भी है, लॉयन भी है, राइट। लॉयन और टाइगर तो खैर एक साथ नहीं रहते हैं। हॉर्स भी है,
मान लो रैबिट भी है, ये सब जब एक साथ रहते हैं ना, तो दीज आर नोन एज व्हाट, कम्युनिटी। इन कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रह रही है। बच्चों ये समझ में आ रहा है ना सबको? एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बट अगेन आई एम सेइंग कि आपको डाउट रहेंगे ही नहीं सारी चीजें। और इन पे फिर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी यूपीएससी लेवल के, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। इस बार हमने पूरा का पूरा अपना क्वालिटी के ऊपर इतना काम करा है कि जो पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हैं, जैसे पुराने स्टूडेंट्स को भी 50% डिस्काउंट पे मैंने यहाँ पर अलाउ कर रखा है, राइट? तो वो भी देखेंगे कि हाँ सर क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा। और ऐसे ही हमने सारे सब्जेक्ट सब जो भी बना रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी, हम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होकर बना रहे हैं कि आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे इसके अंदर। तो आपको एक दो दिन में पता चलेगा कि भाई साहब ये कोर्स जो है 3,000 रुपये तो बहुत सस्ता है, मतलब क्योंकि जिस हिसाब से हम, हमारा सिर्फ इसके अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करने का नहीं है, हमारा ये है कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। इसके अंदर एनवायरनमेंट मेरे से पढ़ लिया, और अगर मान लो जैसे इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ लिया, जो जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँ उसके अंदर आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया, राइट? अब देखो क्या होता है कि जब हम बहुत सारे स्पीसीज के साथ रह रहे हैं ना, तो कुछ स्पीसीज जो होती है, जैसे टाइगर हो गया, डियर हो गया, राइट, जैसे पेड़ हो गया, राइट, जैसे बहुत सारी चीजें हो गई है ना, बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पीसीज हो गई, रैट हो गया, रैबिट हो गया। तो इनमें से कई स्पीसीज जो होती है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बिना जीवन नहीं चल सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है प्रकृति ने उनको, प्रकृति ने ऐसा कर रखा है भाई तुम बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो, अगर तुम नहीं होगी ना तो पूरा का पूरा ये सिस्टम जो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है? तो सच टाइप ऑफ स्पीसीज है ना, एक कम्युनिटी के अंदर ऐसी स्पीसीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी फैमिली के अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट हो, पर हमारी फैमिली इसलिए नहीं बोल रहा मैं क्योंकि वो पॉपुलेशन हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक ही तरह की स्पीसीज। पर आप जब एक जंगल को समझो, एक जंगल के अंदर इसमें बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज रहती है, तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। वो होंगी नंबर में बहुत कम, पर क्या होगा, जैसे वो होंगी नंबर के अंदर, जैसे मान लो 25 स्पीसीज है इसके अंदर अलग अलग तरह के, हॉर्स, डियर, डॉग, है ना, कैट, इस तरह रैबिट, रैट वैट, है ना, इस तरह। पर उसमें से कोई ऐसी एक स्पीसी ऐसी होगी जो कि क्या है, जो कि है तो एक ही, है ना, स्पीसी मतलब एक ही, मतलब जैसे लॉयन, जैसे टाइगर हो गया, मतलब टाइगर, ये एक ही स्पीसी है पर ये बड़ी काम की है, इसके बिना ये सारे के सारे सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर इसको हटा दो ना सिस्टम से, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और सच टाइप स्पीसीज इज नोन एज की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज नाम क्यों पड़ा ऐसा, ये समझो कि मान लीजिए कोई भी आप जैसे डोम बना रहे हैं, जैसे डोम, डोम शेप का कुछ बना रहे हैं, राइट? तो इस डोम शेप के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे ब्रिक्स लगा रखे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक है ना वो ये वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक ये वाली है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक है ये वाली। इसको हटा दिया तो सब कुछ गया। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन है इस डोम के अंदर। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन है, इस स्टोन को हटा दिया ना तो फिर ये डोम शेप नहीं बन सकता। ये की स्टोन है एक तरह से, की स्टोन, दिस इज व्हाट की स्टोन। ऐसे ही बहुत सारी स्पीसीज, जैसे मान लीजिए रैट हो गया, जैसे मान लो डियर हो गया, जैसे मान लो हॉर्स हो गया, जैसे बहुत सारे हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, राइट, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर है। इन स्पीसीज में से कुछ, एक स्पीसी, ये भी एक स्पीसी है, एक स्पीसी ऐसी होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये स्पीसी नहीं हुई तो इस संसार के अंदर ये वाला सिस्टम नहीं चल सकता, ये वाला सिस्टम नहीं बन सकता, ये इकोसिस्टम नहीं बन सकता। तो ऐसी स्पीसीज को बच्चों हम क्या कहेंगे, इन स्पीसीज को हम की स्टोन स्पीसीज कहेंगे, क्योंकि दिस इज की स्टोन ना, ये स्पीसीज का नाम की स्टोन यहां से डरा हुआ है। की स्टोन स्पीसीज मतलब विच हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। जितनी वो है ना, अब जैसे है तो ये बहुत कम, एक ही स्पीसी है ये, ठीक है, बट इनका जो होगा, इनका बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और ये जो था रॉबर्ट टी पेन ने इसको डिस्कवर करा था। देखो हमने दो तीन नाम पढ़ रखे, हमने कहा इकोलॉजी जो नाम दिया है, ठीक है, इकोलॉजी जो नाम दिया है, ठीक है, उसमें हमने कहा था स्टडी करना है शेर का, तो हम हकलाने लग गए, अर्नस्ट हैकल।
और भारत के अंदर जो फादर ऑफ इकोलॉजी है, ठीक है, तो है राम जी, राम भगवान है, समझ लो रामदेव, वो है फादर ऑफ इकोलॉजी। और फिर हम समझ रहे हैं की स्टोन स्पीसीज, ये टर्म किसने दिया है? रॉबर्ट टी पेन। मतलब की स्टोन मतलब ऐसा था कि देखो ऐसे समझो, अब ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे समझोगा, ये मान लीजिए की स्टोन था, है ना, ये एक डॉम बना हुआ था, एक रॉबर्ट नाम का आदमी था, वो यहाँ खड़ा था, ठीक है। तो किसी ने क्या करा, की स्टोन को हटा लिया, निकाल दिया यहाँ से, तो ये सारे पत्थर इसके ऊपर गिरेंगे, और गिरेंगे तो दर्द होगा रॉबर्ट को। तो रॉबर्ट इज इन पेन, रॉबर्ट को दर्द उठा साहब, रॉबर्ट को दर्द उठा, डेट्स वाई की स्टोन स्पीसीज व्हाट मीन्स व्हाट, की स्टोन स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, की स्टोन स्पीसीज का मतलब रॉबर्ट को दर्द उठा, तो की स्टोन स्पीसीज रॉबर्ट पेन। तो भाई साहब बहुत पेन होगा जब आपको क्या करना पड़ेगा, ये की स्टोन स्पीसीज, है ना, तो की स्टोन अगर आप हट गया ना तो बहुत पेन होगा। इसी तरह से की स्टोन स्पीसीज अगर हट जाए ना तो पूरा इकोसिस्टम को बहुत पेन होगा, दैट्स वाई रॉबर्ट टी पेन, है ना। ऐसे थोड़ी ना हर कोई ने क्यों क्यों नहीं डिस्कवर कर लिया, इसने क्यों करा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा था, तो भगवान ने सोचा कि बच्चों को याद करवाने के लिए ऐसा कोई हमको रॉबर्ट टी पेन कोई करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिक्स से टिप्स से हम आपको चीजें रटाने की वो रटा ही रहे, और जो कॉन्सेप्ट है आपको इसी क्लास के अंदर पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो की स्टोन स्पीसीज इज वन दैट प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड इट्स रिमूवल, अगर ये हट गया, अगर इसको हटा डाला ना तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होगा वो बर्बाद है, होल इकोसिस्टम विल बी इन द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, पता चला आपको, 1.5 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, नहीं पता चला? ठीक है, दैट्स हाउ वी विल टीच यू, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि भाई कब पता चलेगा कि भाई का नेचर को पढ़ते पढ़ते कब हम सब चीजें समझ गए, ठीक है। चलो की स्टोन स्पीसीज इज वन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इट्स रिमूवल कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस और द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, देखो अब मैं तुमको 3-4 एग्जांपल दूंगा ना, जो तुमको बहुत मजा आएगा जिसको सुनने में, राइट। ऐसे समझो कि मान लो कि एक डेसिडियस फॉरेस्ट आपने सुना होगा, डेसिडियस, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पेड़ जो कि अपनी है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे, ऑटम के सीजन पे, ठीक है, ऑटम के सीजन पे वो क्या करते हैं, ड्राई सीजन में वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ठीक है। पहले तो उनके अंदर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, डेसिडियस, पर ऑटम का सीजन जब आता है ना तो वो पत्तियां झाड़ देते हैं अपनी, ठीक है, पत्तियां शेड शेड देयर लीव्स, ठीक है। तो ये इस तरह से बिना लीव के ही हो जाता है, राइट, मतलब ये इस तरह के बन जाएंगे कुछ, पहले तो इनके पास, पर एक पर्टिकुलर सीजन में। अब मान लो एक पूरा फॉरेस्ट है जो कि इस तरह से बन गया, तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम ना भाई, पूरा फॉरेस्ट ऐसा बन गया, तो इस फॉरेस्ट के ऊपर जो पहले चिड़िया रहती थी वो कहाँ रहेगी चिड़िया बेचारी, ये तो पूरा फिर बंजर बन जाएगा ना इस सीजन में, मतलब 1 महीने के लिए भी अगर ऐसा रह गया तो पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा ये तो इसलिए प्रकृति देखो कितनी कितनी चालाक है, प्रकृति ने इसकी शेड करी इनकी लीव्स, बट बीच में ऐसे ऐसे पेड़ लगा दिए जो कि एवरग्रीन है, जो कि कभी नहीं गिरेंगे, ठीक है, जिनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती है, तो वो जो बर्ड होगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएगी, ठीक है। मतलब समझो एक कि एक बहुत अच्छा पेड़ था ऐसा जिसमें पत्तियां थी, है ना, घना भरा सा पेड़। इस पेड़ का एक नेचर है, इस पेड़ का ये नेचर है कि पत्तियां अपनी गिरा देगा ऑटम के सीजन में। अब इस पे चिड़िया रह रही है आराम से, मस्त मजे कर रही है चिड़िया और उसकी फैमिली। अब चिड़िया और उसकी फैमिली मजे कर रही थी, पर ऑटम का सीजन जब आया तो सारी पत्तियां गिरा दी, अब ये पेड़ कुछ इस तरह से हो गया। तो अब चिड़िया सोची कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं भाई, दूर दूर तक पेड़ इस तरह के दिख रहे हैं मेरे को। तो इसलिए प्रकृति ने सोचा भाई ये चिड़िया कैसे रहेगी, ये तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर। तो प्रकृति ने सोचा हम क्या करते हैं, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर बना देते हैं, कुछ कुछ जो डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर होगा ना, कुछ कुछ पेड़ ऐसे बना देंगे जिनकी लीव्स कभी गिरती ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे पेड़ ऐसे हो गए, उनके बीच में कुछ ऐसे पेड़ बना दिए, ये जो पेड़ है ये की स्टोन स्पीसी है ना, अगर ये पेड़ नहीं होते तो ये चिड़िया कहाँ जाती, चिड़िया प्लस पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ था वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। तो 1 महीने के लिए वो अपना घर चेंज करके यहाँ पर आ जाएगी, इन पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ये सब चीज। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज की स्टोन स्पीसी हैड बीन, अगर ये नहीं होते ना तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो यहाँ पर ये समझो, इन डेसिडियस फॉरेस्ट while most trees shed their leaves during the autumn season or dry season to conserve water and the energy, some trees remain evergreen. The evergreen trees retain their leaves year round and provide crucial stability in the greenery to the forest even during the period of the leaf drop. जब लीफ गिर जाती है तो भी ये क्या है, ये टिके हुए हैं। इन्होंने कहा कोई नहीं साहब, हम देख लेंगे सिस्टम। तो अगर ये एवरग्रीन ट्रीज नहीं होते डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, तो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर अगर हम कहें की स्टोन स्पीसीज कौन सी होंगी, ये है ना साहब। जब ये डेसिडियस फॉरेस्ट में बाकी सारे पेड़ गंजे हो गए, ठीक है, तो यही एक टिका हुआ था। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो इतनी सारी स्पीसीज है इसके अंदर, चिड़िया हैं, ये सब चीजें हैं, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट ये एवरग्रीन ट्री है, दैट इज नोन एज की स्टोन स्पीसी। वैसे ही अगर हम देखें कि जैसे टाइगर, देखो टाइगर, टाइगर इज ए की स्टोन स्पीसी। अगर टाइगर नहीं होता ना, तो टाइगर जो होता है ना, दैट इज ए प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो शिकार करता है, और इसके प्रे है ना, कम से कम 100 से ज्यादा एनिमल्स का ही शिकार करता है। ये कम होता है, ये बहुत कम है, दे आर नॉट गुड इन नंबर। टाइगर्स तो हमेशा कम ही रहते हैं एज कम्पेयर टू रैट, एज कम्पेयर टू डियर, राइट। पर आप यहाँ पर देखो, ये कम है नंबर के अंदर। बट अगर इसको हटा दो ना सिस्टम से, तो आप देखो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि डियर के कारण फिर सॉइल इरोजन भी होने लग जाएगी। डियर के खुर जो होते हैं ना, सॉइल इरोजन, इतने सारे सॉइल ग्रेजिंग कर देंगे पूरी डियर, सब कुछ खा जाएंगे, सब कुछ खा जाएंगे, सॉइल इरोड हो जाएगी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो डियर, अगर ये टाइगर नहीं होना, तो डियर जो होगा दैट विल बिकम सो अबंडेंट, वो इतने अबंडेंट हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे नंबर के अंदर, कि सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। तो इन ऑर्डर कि उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए देयर शुड बी ए टाइगर जो कि डियर्स को खा जाए, जो कि ऐसी बहुत सारी स्पीसीज को खा जाए। अगर जिनका नंबर बढ़ जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो 100 से ज्यादा एनिमल को ये प्रे करता है, मतलब उसके प्रे 100 से ज्यादा एनिमल होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, जो टाइगर वाला सिस्टम बन रहा है बच्चों, ये टाइगर जो है दैट विल बी की स्टोन स्पीसीज। अगर इसको सिस्टम से हटा दें तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। डियर इतने हो जाएंगे संसार में कि जीवन ही नष्ट हो जाएगा सारा का सारा। समझ में आ रहा है? तो टाइगर जो है एक इकोसिस्टम के अंदर एक तरह से की स्टोन स्पीसी हो गया है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर इस टाइगर को हटा दिया तो एनिमल इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे, इतने सारे हो जाएंगे कि पूरा इकोसिस्टम को ही बाय बाय करना पड़ जाएगा हमको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम देखेंगे टाइगर इज ए की स्टोन स्पीसी। और एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल ये देखो, ये एग्जांपल सी ऑटर्स जो होते हैं। सी ऑटर्स मतलब जो कैल्प फॉरेस्ट के अंदर रहता है। कैल्प मतलब जो है ना, आप देखेंगे ना, तो समुद्र होता है ना, उसके नीचे भी एक फॉरेस्ट होता है, इकोसिस्टम होता है, दैट इज नोन एज कैल्प फॉरेस्ट। जैसे इस तरह का जो फॉरेस्ट होता है, ये देखो, ये जो है समुद्र के नीचे जो फॉरेस्ट है, दैट इज नोन एज कैल्प फॉरेस्ट। और कैल्प फॉरेस्ट के अंदर एक एनिमल होता है, ठीक है, दिस एनिमल इज नोन एज, अगर आप देखें, सी ऑटर्स। ठीक है, ये जो एनिमल होता है, राइट, सी ऑटर जो होता है, दैट इज ए की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, की स्टोन स्पीसी इसलिए है बिकॉज यहां पर देखो, ये है, ये एक तो सी ऑटर है, ये एक सी ऑर्चिन। ठीक है, ये सी ऑर्चिन है, ये है एक तरह से आप देखेंगे सी ऑटर। अगर सी ऑटर नहीं होता ना बच्चों जीवन में, तो ये सी ऑर्चिन इतनी सारी बढ़ जाती कि सारे के सारे इकोसिस्टम जो होगा उसको खा जाती है। खाने का मतलब क्या है कि सारा, देखो, एक रिसोर्सेज जो होंगे वो तो कम ही होंगे ना, है ना। जो भी रिसोर्सेज होंगे इस इकोसिस्टम के अंदर, सब कुछ खाना यही खा जाएगी, सारे सिस्टम यही खा जाएगी, सब जगह यही फैल जाएगी, तो कोई और रह ही नहीं पाएगा, सारे घरों में यही घुस जाएगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सी ऑटर इज देयर। अगर सी ऑटर इस सिस्टम से हटा दो ना, तो यही ये दिखेंगी और फिर अल्टीमेटली ये भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनको भी कुछ बचेगा, कुछ किसी को छोड़ेंगे नहीं है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सी ऑटर्स। सी ऑटर्स जो है मैरीन इकोसिस्टम का, मराइन इकोसिस्टम का एक तरह से क्या है, एक तरह से ये एक तरह से कीस्टोन स्पीसी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी ऑटर्स फॉरेजिंग हेल्प्स कीप ऑर्चिन पॉपुलेशन इन चेक। ऑर्चिन पॉपुलेशन को चेक में रखता, नहीं तो ऑर्चिन ही ऑर्चिन हो जाएगा फिर सब जगह। तो दिस इज व्हाट, कि रिमूविंग सी ऑटर्स, अगर सी ऑटर्स को हम हटा देना, एक कल्प फॉरेस्ट के अंदर से सी ऑटर्स को हटा दे,
तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। देखो सी वाटर नहीं रहेंगे तो बहुत सारी ऑर्चिन्स हो जाएंगी, और ऑर्चिन्स हो जाएंगी तो बाकी सब जगह देखो ऑर्चिन्स ही ऑर्चिन फैल गई, राइट। ऑर्चिन ही ऑर्चिन फैल गई तो कोई और नहीं रह पाएगा। अब सी वाटर होगा, जब सी वाटर होगा तो देखो सब है, फिश भी है, ऑर्चिन भी है, केकड़ा भी है, स्टार फिश भी है, सब है। बट विदाउट सी वाटर देयर विल बी नो बडी एल्स, बस सी ऑर्चिन ही रहेगी जीवन में, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो इनकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए देयर शुड बी समवन दैट इज नोन एज सी वाटर। अगर सी वाटर को हटा दोगे सिस्टम से तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम, कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बंजर हो जाएगा। तो इसके अंदर की स्टोन स्पीसीज क्या होगा, की स्टोन स्पीसीज सी वाटर विल बी की स्टोन स्पीसीज। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से एक एनिमल, एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो एक एनिमल है ना, पेड़ वेड़ लेकर जा रहा है और ये सब चीजें करके, इसने देखो ये ब्रिज बना दिया, ये लेकर जा रहा है, ये एक एनिमल है, इसने देखो ऐसे ऐसे कर करके इकट्ठा करके ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज अगर यहाँ पर नहीं होता तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो लॉयन रह रहा है, ठीक है, वो उसको कैसे पार करके उधर जाता, एक ही जगह रह जाता, वो तो अटक के रह जाता एक ही जगह, बस यहाँ की स्पीसी को ही खा पाता। और यहाँ की स्पीसीज को कैसे खाता, ठीक है, जब यहाँ पर एक तरह से क्या कर दिया, एक तरह से यहाँ पर ब्रिज बना दिया। समझ में आ रहा है। तो ब्रिज बनाना दैट इज, ये एनिमल जो है वो ब्रिज बना रहा है, ये एक एनिमल है जो कि ब्रिज बना रहा है, जिसको बोलते हैं बीवर्स, ठीक है, इसको बीवर्स बोलते हैं। बीवर्स बिल्ट डैम्स क्रिएटिंग वेटलैंड्स दैट सपोर्ट डाइवर्स स्पीसीज सच एज फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इनको स्पीसीज। अगर इसको हटा दें हम तो वेटलैंड इकोसिस्टम जो होगा ना वो पूरा पूरा खराब हो जाएगा, हैबिटाट लॉस हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक है, एक मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया था, दैट इज नोन एज बाओबब ट्री। बाओबब ट्री जो है ना वो मडागास्कर के अंदर मिलता है, और मडागास्कर के अंदर से अगर बाओबब ट्री को हटा दो ना तो बच्चों वहां पर फिर कुछ नहीं बचेगा। ये इस तरह का ट्री होता है, ये मैंने आपको एक तरह से पढ़ाया था किसके अंदर, एनवायरमेंट इकोलॉजी के, मतलब सॉरी करंट अफेयर्स के अंदर ये मैंने आपको पढ़ाया। खैर हम समझेंगे कि बाओबब ट्री का क्या, कैसे स्पीसीज है, क्या है, ये सब चीजें हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ की स्टोन स्पीसीज समझ रहे हैं। स्पीसीज के ऊपर अलग से क्लास ले लूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी है, या फिर आप करंट अफेयर्स में से भी कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये एक तरह से बाओबब ट्री जो है ना, बाओबब ट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक है ना कुछ प्रोड्यूस करता है, ये एक अपने एक तरह से न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट फ्रूट प्रोड्यूस करता है, फ्रूट। और उस फ्रूट को सारे के सारे मडागास्कर के अंदर सारे के सारे जानवर उसको खाते हैं, दैट इज नोन एज मंकी ब्रेड। अगर ये ना होना तो उस आइलैंड में खाने की कमी पड़ जाए। अगर ये पेड़ हटा दो सारे के सारे तो एनिमल खाएंगे क्या। दूसरा कि ये क्या करता है, इसका देखो, अगर आप देखोगे इसका ट्रंक ट्रंक देखो कितना मोटा है, ट्रंक मोटा है ना, ऐसा लग रहा है ना अप्स डाउन ट्री, कि यहाँ पे तो जड़ें हैं और यहाँ पर फिर ट्री है, राइट, ऐसा लग रहा है। ट्रंक देखो कितना मोटा है। ट्रंक कैसे है, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसने 1000 of लीटर पानी नीचे से इसने एक्सट्रैक्ट करा है, बहुत सारा पानी इसने एक्सट्रैक्ट करा है, इसलिए इसका स्पॉन्जी ट्रंक होता है, ठीक है। तो ड्राई सीजन के अंदर क्या होता है, ड्राई सीजन के अंदर ये पेड़ जो होता है बड़ा काम आता है, राइट। तो यहाँ पर देखो कि बाओबब ट्री प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट्स निकनेम मंकी ब्रेड which are consumed by the elephant like baboons, elephants, birds as well as human beings. Its seeds, trees, its seeds, leaves, bark are used as a food source particularly during the period of the drought. ड्रॉट की पीरियड के अंदर ये बहुत अच्छा फूड सोर्स रहता है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रंक जो है इतना मोटा सारा ट्रंक है इसका, मतलब इसका इसके अंदर ऐसा भगवान दे रखा है कि सारा पानी तू खींच सकता है आराम से। तो ड्रॉट के टाइम पर दिस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर तुम इसको थोड़ा सा खरोचोगे तो उसमें से पानी निकलेगा, राइट, इतना होता है इसका, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको इसके अंदर मिलेगी। तो बड़ा स्पॉन्जी ट्रंक होता है, ऐसे नहीं हार्ड ट्रंक है, स्पॉन्जी होता है क्योंकि अंदर तो पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो आर ट्रीज ऑफ द लाइफ, देखो ट्रीज ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, अगर ये नहीं होगा बिकॉज दे कैन स्टोर 1000 of लीटर ऑफ वाटर इन द स्पॉन्जी ट्रंक, दिस वाटर बिकम ए लाइफ सेवर फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसके अलावा ये हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है, इसका हॉलो ट्रंक जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, सब कोई घर भी बना सकता है आराम से, चिड़िया स्पैरो घर बना लेगी इसके अंदर, बहुत सारे बर्ड्स इंसेक्ट छेद कर करके इसके अंदर रहेंगे आराम से।
हॉर्नबिल्स जो होती हैं, ठीक है, जो चोंच मार मार के, तो एक ही चोंच मारेगी उसका तो घर बन गया। नहीं तो अगर मान लो कोई हार्ड सा होगा तो उसके अंदर चौंच ही मारती रहेगी वो, राइट, समझ में आ रहा है। तो इनके लिए बहुत अच्छा ये होता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये हटा लोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इस इकोसिस्टम के अंदर, मेडागास्कर के अंदर, दिस बाओबाब ट्री जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एक और मैं आपको कीस्टोन स्पीसीज पढ़ाता हूँ, फिर अपन 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर अपन इंडिकेटर स्पीसीज पढ़ेंगे। देखो, एक है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है ये एक तरह से चमगादड़ ही है। ये चमगादड़ है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना हो ना तो पूरा सिस्टम जो होगा, इकोसिस्टम, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कोई भी फूड होता है, मतलब फ्लावर होता है ना, फ्लावर के अंदर एक होता है एंथर, मेल पार्ट, और एक होता है स्टाइल, ओवरी का पार्ट जो होता है ना। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये ना, एंथर जो होता है कुछ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस, ये जो पोलन्स होते हैं जब तक ये स्टाइल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक नया सीड प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तब तक नया सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पोलन को, इस पोलन ग्रेन को इसके अंदर डालना, स्टाइल के अंदर डालने का काम ये फ्लाइंग फॉक्स करते हैं। और इसके पोलन ग्रेन्स को किसी दूसरे पेड़ के स्टाइल के अंदर डालने का काम, स्टाइल मतलब एक तरह से ऐसे समझो थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी एक फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं बच्चों। जैसे एक ही फ्लावर के अंदर मेल का भी पार्ट होता है और फीमेल का भी पार्ट होता है, राइट। दूसरे फ्लावर के अंदर ये देखो, ये मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है। अब ये थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। मेल जो होता है ना, जैसे मेल अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो ये पोलन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन, पोलन ग्रेन्स। अब जब ये पोलन ग्रेन्स, जब स्पर्म जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाएगा तभी बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तभी रिप्रोडक्शन होगा। इसी तरह से जब ये पोलन ग्रेन्स इस फीमेल के अंदर जाएगा, फीमेल की स्टाइल के अंदर जाएगा, स्टाइल होता है इसका मतलब, फिर नीचे ओवरी और वो पूरा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये फीमेल के अंदर जाएगा पोलन ग्रेन, तभी जाकर अलग सीड प्रोड्यूस होगा। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। या फिर ये मेल का पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के फीमेल के अंदर जाए तब जाकर फीमेल के स्टाइल में जाए तब। तो अब इसको यहां से यहां तक पहुंचाए नहीं तो फिर वो तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसको यहां से यहां तक पहुंचाने का काम, और यहां से या फिर यहां से यहां तक पहुंचाने का काम, मतलब अगर देखिए ऐसे समझिए, अगर पोलन जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा कुछ। तो उस पोलन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, इसका काम जो होता है ना वो करता है ये बैट। ये देखो, ये खा रहा है ना, ये फ्रूट को खा रहा है, खा तो रहा है, इसके साथ साथ ये पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह भी डाल रहा है। मतलब अगर हम देखेंगे तो एंथर से लेकर क्या किस में डाल रहा है, ये स्टाइल के अंदर डाल रहा है, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये डिस्पर्स करने के काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, दिस बैट एक्टिंग एज की, तो एक की स्टोन स्पीसीज, अगर ये नहीं होता तो दिक्कत हो जाएगी। नोन फॉर देयर नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग हैबिट्स, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, देयरफॉर प्ले a very important role in maintaining the ecosystem health and the biodiversity. I hope this is clear to everyone. तो this is known as what? This is known as keystone species. इसको keystone species अपन बोला है, राइट। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। और 5 मिनट्स के ब्रेक में आप लोग है ना, एक बार सोचो कि अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से पढ़ा था, है ना। अभी आधे घंटे की और क्लास होगी, है ना। अपन थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि अपना जल्दी भी कंप्लीट हो कोर्स, और हमारे दिमाग पे भी बर्डन नहीं है, और हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहे। आप देखेंगे जब तक कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपका एनवायरनमेंट मतलब ऐसा बिल्कुल कंप्लीट होकर आपने रख दिया, अब इसको जरूरत ही नहीं है, बस एक बार रिवाइज करना या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लो, आप लोग भी लो, और थोड़ा इंटरेस्टिंग खुद को भी बनाओ कि यार हाँ हमको मजा आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं यार थक गए, थकना नहीं है इस एग्जाम के अंदर, थकना नहीं है। पहले इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें थक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो चलो, हम क्या कर रहे हैं, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वापस क्लास स्टार्ट।
चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। किसी को कोई डाउट आ रहा है? मजा आ रहा होगा पेपर पढ़ने, इसको पढ़ने में। डाउट पूछ सकते हो आप, चैट में भी पूछ सकते हो, और फिर ऑडियो भी आप देख सकते हो, ऑडियो के थ्रू भी पूछ सकते हो। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज आस्क। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। दैट इज नोन एज इंडिकेटर स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज पढ़ लिया। अभी तक देखो अपन क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। अभी तक एक तो अपन ने समझा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ये अपन ने समझा। फिर हमने ये समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बाद हम ये समझे इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी के अंदर भी हम समझे कि जब इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, है ना, पॉपुलेशन वाला चीज पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ऑर्टिकोलॉजी। और सिनिकोलॉजी क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझ गए। ठीक है, फिर हम इसके बाद समझे कि भाई पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन के बाद हम समझे कि कम्युनिटी क्या होता है। ठीक है, और ये सारे सिस्टम का इंटरेक्शन हम समझे। फिर अपन ये समझे कि स्पीसीज क्या होता है ना, स्पीसीज अपन इसके अंदर समझे। फिर हमने ये समझा कि स्पीसीज के अंदर की स्टोन स्पीसीज क्या होता है ना। फिर हम ये समझेंगे की स्टोन स्पीसीज के बाद इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, ये अब अपन समझेंगे। राइट। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है? इंडिकेटर स्पीसीज एज द टर्म सजेस्ट कि इंडिकेटर स्पीसीज वो होगा जो कि कुछ इंडिकेट कर रहा हो। इंडिकेट कर रहा है वो सब कुछ। और ये जनरली इंडिकेट करता है एनवायरनमेंट की कंडीशन को। एनवायरनमेंट कंडीशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट की कंडीशन को एक तरह से क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कि डॉल्फिन्स है। डॉल्फिन्स है ना, आपको ऐसे पानी में नहीं मिलेंगी जहां पर क्या है, जहां पर बहुत ही खराब है, मतलब पानी जो बहुत ही खराब है। ठीक है, जो बहुत ही सड़ा हुआ सा पानी है ना, उसमें डॉल्फिन्स नहीं रहते। डॉल्फिन्स ऑलवेज लिव इन द फ्रेश वाटर। मतलब जहां पर भी डॉल्फिन्स दिख गई ना आपको, इसका मतलब वाटर फ्रेश है साहब, क्योंकि गंदे पानी में ये रहती ही नहीं है। तो मतलब डॉल्फिन्स इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्रेश वाटर। हम देखते हैं कभी पानी गंदा होता है तो उसमें कीड़े आने लग जाते हैं ना, कीड़े से आने लग जाते हैं, लट सी पड़ने लग जाती है ना। तो ये जब कीड़े दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब पानी खराब है, पानी के अंदर कुछ खराबी है। तो ये कीड़े इंडिकेट कर रहे हैं ना किस तरह से पानी खराब है। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो देखो, जब पॉल्यूशन लेवल अगर कम है ना, तो इस तरह की जो होते हैं ना जानवर दिखते हैं, है ना, दैट इज नोन एज मे फ्लाई। और पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पॉन्ड के अंदर पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो गया, राइट, है ना, वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के थोड़ा थोड़ा अगर मान लो इस तरह के कोई ये है ना श्रिम्प्स फ्रेश वाटर से, मतलब पॉल्यूशन थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं। इस तरह का तो मतलब पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है साहब। पर इस तरह से ट्यूबी फैक्स दिखने लग गए अगर आपको, तो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उस पानी को पी मत लेना आप। इस पानी को तो पी सकते हो, ये तो देखो अपन फ्रेश वाटर नहीं बोल रहे हैं। इस पानी को पी लिए तो मरोगे फिर। ये स्पीसीज इंडिकेट कर रही हैं कि देखो, ये स्पीसीज तो कहती है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है। ठीक है, ये स्पीसीज अगर वाटर में मिल रही हैं आपको, ड्रैगन फ्लाई, तो इसका मतलब पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है भाई। ये मिल रही है तो मतलब, तो ये स्पीसीज अगर आप ये देख रहे हैं किसी पानी में, तो आप कहेंगे भाई साहब पानी बहुत ही खराब है, बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड है। ये स्पीसीज देख रहे हैं तो नहीं नहीं, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है पानी के अंदर। तो ये स्पीसीज एक तरह से इंडिकेट कर रही है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज है। अब प्रकृति ने कितना अच्छा कर रखा है, मान लो आपके पास, देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं पानी को मेजर करने के, पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन कितना है ये मेजर करने के, ये तो अब है ना। प्रकृति ने अपना सिस्टम दे रखा है पहले से। नेचर कह रही है यार तुम ये सब चीजें छोड़ो, मैंने तुमको सब कुछ तो दे रखा है, तुम देख के पता लगा सकते हो। अगर तुम नेचर अच्छे से समझते हो तो तुम्हें पता है। तो ये देखो टेस्टिंग एजेंट्स हैं ये। ठीक है, जैसे टेस्ट किट होता है ना, ये टेस्ट किट है अपना एक तरह से। ये दिखा तो भैया दूर हो जाओ। ठीक है, अगर पॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा खराबी, ये दिखा तो मीडियम लेवल का, ये दिखा तो मतलब फ्रेश वाटर कम है पॉल्यूशन, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। इंडिकेटर स्पीसीज आर द वन विच इंडिकेट्स, कुछ इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से। ये एक तरह से क्या है, इसको इनको बोलते हैं नेचुरल मॉनिटर्स। इकोसिस्टम का नेचुरल मॉनिटर्स है ये। पता लगा लेते हैं वो कि कहाँ पर क्या चीज है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आप यहाँ पर देखो, दिस स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म ऑफन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट सर्व्स एज ए मेजर ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन लोकल एरिया।
कि उसकी कैसी एटमॉ किस कैसा उसका पॉल्यूशन फ्री है, तो वैसे स्पीसीज दिखने लगे। दैट इज नोन एज इंडिकेटर। दिस स्पीसीज आर द लाइक नेचुरल मॉनिटर्स ऑफ द इकोसिस्टम, हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सच एज पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये सब चीजें इसके अंदर देखा जाता है ना। की फीचर्स अगर इंडिकेटर स्पीसीज के देखो, सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट चेंज, एनवायरनमेंट चेंज के अंदर सेंसिटिव है। देखिए फॉर एग्जांपल डिसअपेरेंस और अबंडेंस ऑफ एन इंडिकेटर स्पीसीज सिग्नल्स चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। कोई एक स्पीसी थी वो गायब हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिक्कत है। पहले मान लीजिए इसमें डॉल्फिन्स मिलती थी, अब यहाँ पर डॉल्फिन्स दिखने को ही नहीं मिल, पहले तो डॉल्फिन्स ही डॉल्फिन्स देखने को मिलती थी, कूदती रहती थी डॉल्फिन्स। अब डॉल्फिन्स देखने को नहीं मिल रही, तो मतलब इस पानी के अंदर अब खराब हो गया है पानी, इसलिए नहीं है क्योंकि उसको चाहिए फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर रहा नहीं अब इसमें। तो इंडिकेटर स्पीसीज रेस्पॉन्ड क्विकली टू द अल्टरेशन इन द हैबिटाट। अगर मान लीजिए कुछ पॉल्यूशन बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वो भी चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिसअपियरेंस और abundance of the indicator species signals changes in the environmental condition. Localized presence, they are often closely tied to the specific ecological conditions, making them excellent tools for the assessing localized environment. हमको पता चल जाता है कि भाई ये इस एनवायरनमेंट में मिलती है, तो अब इस एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, तो मतलब वैसा एनवायरनमेंट रहा नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये नेचुरल मॉनिटर्स है, उन्होंने कह रखा है कि भाई देखो किसी को आपको करना है, जैसे मे फ्लाइज एंड द कैडिस फ्लाइज फाउंड इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, देयर प्रेजेंस इंडिकेट क्लीन वाटर विद हाई ऑक्सीजन लेवल, देयर एब्सेंस अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉल्यूशन इज वेरी हाई। ये देखो ये मे फ्लाई जो है, अगर ये है ना तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है पानी के। तो दिस इज इंडिकेटर स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं, यहाँ पर आगे चलकर इनको पढ़ेंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है ये अपन इसके अंदर समझ गए, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है ये भी अपन इसके अंदर समझ गए। अब हम एक और टर्म समझेंगे बट बच्चों, दैट इज नोन एज नीश। नीश, नीशे इस तरह से भी बोलते हैं इसको। नीश क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझ। तो देखो नीश क्या होता है कि इस प्रकृति ने ना, इस प्रकृति ने हम सबको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं करने को, सभी को। अगर हम देखें, जैसे मेरा फंक्शन प्रकृति ने दे रखा है शायद टीचिंग का, है ना। मैंने यूपीएससी ट्राई करा पर प्रकृति नहीं चाहती थी आईएएस आईपीएस बनना, प्रकृति चाहती थी ये बंदा पढ़ाए, राइट। सबको कुछ ना कुछ जॉब दे। ये प्रकृति कितना सही है ना, राइट। अगर आप देखें ये प्रकृति कितनी सही चीज है, राइट। इसने टाइगर बनाया तो उसको कोई पर्पस के लिए बनाया कि भाई टाइगर तू संभाल लेना यार, डियर वियर ज्यादा ना हो जाए पॉपुलेशन। लॉयन बनाया तो कोई पर्पस के लिए बनाया। इस संसार के अंदर ऐसे कुछ आकस्मिक नहीं हो गया, एक्सीडेंटल नहीं हो गया। जो भी चीज है ना उसका कोई पर्पस है, चाहे वो एक क्षण के लिए है तो उसका कोई पर्पस है, ठीक है। तो ये जो पर्पस होता है, ये जो एक तरह से फंक्शन होता है ना, दैट इज नोन एज नीश, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रकृति। हर स्पीसीज का एक फंक्शन होगा जो कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा इस हैबिटाट के अंदर, अपनी हैबिटाट के अंदर। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नीश। समझ रहे, बेसिक समझो। सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। उसका काम क्या है भाई, तेरा काम क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। ठीक है, जैसे ये देखो, प्रकृति बोल रही है, ये प्रकृति है ना, दिस इज अवर प्रकृति। जब भी हम नेचर की बात करेंगे तो ये रहा नेचर। नेचर कह रहा है डियर टाइगर आई एम गिविंग यू अ जॉब, डियर को खा जाओ। टाइगर को ही जॉब दे रखा है। तो ये जो खाना है टाइगर को, ये टाइगर को ऐसे बोल रहा है डियर को खा जाओ, ये एक तरह से प्रकृति ने जॉब दे रखा है इसको। समझ में आ रहा है। तो ये है कि तभी जाकर इकोसिस्टम बन पाएगा। तो नीश का मतलब क्या होता है, नीश का मतलब इट रेफर्स टू द फंक्शन दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्म इन इट्स हैबिटाट। ऑक्यूपेशन है उसका, धंधा है, काम है। साहब तुम टाइगर से बोले यार टाइगर तू तो बहुत खराब आदमी है, तू डियर को खा जाता है, तेरे को शर्म नहीं आती। बोले भाई मेरा काम है ये, जैसे तेरा काम है पढ़ाना वैसा मेरा काम है खाना। डियर को नहीं खाऊंगा ना, फिर देख तू क्या हो जाएगा सिस्टम में। एक तो मैं डियर खा के सिस्टम को बनाए रख रहा हूँ, ऊपर से मेरे को ही कोस रहे हो तुम। नीच का मतलब कि टाइगर आया इस संसार के अंदर, टाइगर ने बोला साहब प्रकृति प्लीज मैम, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आपको पहले ये होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो साहब, मेरा क्या काम करना है, मेरे को इस ऑफिस में करना क्या है मेरे को ये बता दो भाई। आपको ये फाइल बनानी है, ऐसी करनी है, ये सब चीजें करना है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट को देखना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इस वाले प्लांट के सामने इस तरह से खड़ा होना है और ये सब रीडिंग देखनी है, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। तो नीश जो होता है वो भी स्पीसीज का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है एक तरह से इकोसिस्टम के अंदर।
सर मेरा जैसे मैं कुछ पढ़ाने जाऊंगा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं बताऊंगा भैया कैसे बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं। मैं पहले सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जाता हूँ ना, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने, तो मैं उनसे पूछता हूँ बच्चे कौन है भाई, ऐसे नहीं जाके पढ़ा भाई बच्चे कौन है, किस लेवल के बच्चे हैं, उसके हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊंगा उन्हें। तो पहले मैं जॉब डिस्क्रिप्शन मांगूंगा भाई अपना, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन इसको टाइगर को दे रखा है, लॉयन को दे रखा है। तो यहां पर देखो, इट रिफर्स टू द फंक्शन दैट ए स्पीसीज परफॉर्म इन इट्स हैबिtat। इन अदर वर्ड्स अ नीश कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीसी। स्पीसी के ऑक्यूपेशन को हम नीश बोलते हैं, ठीक है। नीश कैन बी थॉट एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज विद इन इट्स इकोसिस्टम। ओके सर, जॉब डिस्क्रिप्शन। बाय अंडरस्टैंडिंग द नीश ऑफ द स्पीसीज, इकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि भाई हाउ इकोसिस्टम फंक्शन, एक्चुअली इकोसिस्टम फंक्शन कैसे कर रहा है, उसका नीश को स्टडी कर लेंगे ना, सारी स्पीसीज के नीश को स्टडी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि भाई एक हनी बी जो है, उसका नीश ये है टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड इन द प्रोसेस हैव द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्प्रेडिंग द पोलन्स। है ना, अगर मान लो इस धरती पे से मधुमक्खी खत्म हो जाए ना, मधुमक्खी कहे कि मैं अपना काम करना बंद कर रही हूँ, तो शहद तो नहीं मिलेगा सर हमको। अरे शहद का छोड़ो, पूरा सिस्टम 10 साल के लिए मधुमक्खी हटा दो, बंजर। क्यों? क्योंकि ये पोलन को स्प्रेड करने के लिए काम में आ रही है। टाइगर का नीश क्या है? टाइगर तेरा काम क्या है? टू हंट एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस लाइक द डियर, कीपिंग द फॉरेस्ट बैलेंस। ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी एक पर्सन होगा, कोई भी एक संसार के अंदर स्पीसी है, तो उसका कुछ फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज नोन एज नीश। हम कहें नीश रेफर टू द स्पेसिफिक रोल और द फंक्शन स्पीसी परफॉर्म विद इन इट्स हैबिtat। इट encompasses ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्पीसीज इंटरेक्शन विद द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिसोर्सेज इट यूज, कि क्या क्या, कैसा फूड है, कैसा वाटर है, क्या आपको खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, हैबिटाट रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन नीडेड फॉर सर्वाइवल, बिहेवियर क्या है, किस तरह से आपको बिहेवियर करना है, रिलेशन विद अदर स्पीसीज, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नीश। अब यहां पर देखो भाई, एक चीज समझना कि यहां पर डियर टाइगर आई एम गिविंग यू जॉब, डियर को खा जाओ, इस तरह से इसके अंदर बोल रखा है। पर अब जैसे टाइगर ने कहा ठीक है साहब, मैं खा जाता हूं डियर को, एक नीश इसका है। ऐसा ही एक नीश जो है, ये फंक्शन जो है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक और जानवर का है। समझना थोड़ा, कि लॉयन का भी है, लॉयन से भी कह रही डियर लॉयन आई एम गिविंग यू ए जॉब, डियर को खा जाओ। और यहां पर देखो आप, यहां पर इसके अंदर इसको भी बोल रही है कि डियर टाइगर आई एम गिविंग यू जॉब। तो मतलब अगर मान लीजिए एक ही एरिया है, उसके अंदर डियर, टाइगर भी है और लॉयन भी है और डियर भी है, तो डियर को खाएंगे तो इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा ना बच्चों, टाइगर और लॉयन में। ठीक है, जैसे आप सब एक एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, एक एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन हो गया ना आपस के अंदर। इसी तरह टाइगर और लायन में कंपटीशन हो जाएगा ना, तो टाइगर बड़ा गुस्सा हो जाएगा। टाइगर बोलेगा यार मैम, आप है ना पहले तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम जाकर डियर को खा जाओ, और आपने तो कंपटीशन क्रिएट करे, ऐसे तो हम दोनों मर जाएंगे, सारे डियर को खा जाएंगे, कभी हम एक दूसरे को, मतलब सारे डियर खा गया, मान लो पहले इस संसार के अंदर 10 डियर थे, है ना, इस एरिया के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, तो टाइगर ने मान लो 10 डियर खा लिए, तो मैं क्या खाऊंगा फिर? आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। तो प्रकृति इतनी स्मार्ट है बच्चों, आप देखेंगे यार कितनी स्मार्ट है प्रकृति। प्रकृति कहेगी कि क्योंकि तुम दोनों ही तगड़े ही प्रीडेटर हो ना, बहुत तगड़े वाले प्रीडेटर हो भाई, तुम तो दोनों मार दोगे डियर को, तो अगर दोनों एक साथ रह जाओगे तो दोनों ही मर जाओगे। तो लॉयंस है ना, अलग सिस्टम में रहते हैं, अलग हैबिटाट के अंदर रहते हैं, है ना। और टाइगर्स जो है वो अलग हैबिटाट में रहते हैं। जैसे लॉयंस को बोल दिया कि भाई तुम जाकर है ना, तुम यहाँ पे मत रहना, तुम अफ्रीका के अंदर रहो। अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर लॉयंस मिलते हैं। और टाइगर को बोला कि तुम पता है कहाँ रहो, तुम एशिया के अंदर रहो। ये तुम एक साथ आ गए ना कहीं, तो एक साथ आ गए तो पूरा इकोसिस्टम खा जाओगे, पूरे डियर्स को खा जाओगे, फिर दोनों मरोगे। फिर दोनों मर गए, अगर भूखे मर गए दोनों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कभी एक साथ भी आ गए, तो टाइगर तुम डियर के अलावा औरों को भी खा सकते हो, 100 स्पीसी को खा सकते हो, तुम भी 100 स्पीसी को खा दो, ऐसे भूखे तो नहीं मरोगे, पर तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा। पर फिर भी आप देखो, प्रकृति ने ये सिस्टम भी बना रखा है कि लॉयंस एंड टाइगर बोथ लिव इन द फॉरेस्ट एंड हंट लार्ज प्रे, सो दे हैव सिमिलर नीश। ठीक है, बट दे यूजुअली लिव इन द डिफरेंट एरिया। इफ दे वर इन द सेम हैबिटाट, अगर सेम हैबिटाट में होते तो हो सकता था दोनों को कंपटीशन में दोनों मर जाते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीश। नीश क्रिएट द कंपटीशन आल्सो,
कि दो लोगों का एक ही फंक्शन दे दिया। अब मैं जैसे टीचरों में पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे कोई दूसरा भी पढ़ा रहा है, तो अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। तो जब सिमिलर नीश होता है ना, तो इट विल क्रिएट द कंपटीशन। तो प्रकृति उसको दूर दूर रखने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है? देखो तो सही, किसी ने जो डिजाइन करा होगा नेचर को, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करा होगा। हम तो सोचते रह जाए भाई, अरे अब क्या होगा, अरे ये सिस्टम पहले से सॉल्यूशन है। तो ऐसा लगता है हमें प्रॉब्लम है, इस संसार में प्रॉब्लम आ गई है साहब, पैसा कम हो गया है, ठीक है, एडमिशन नहीं हुआ है, क्या करें। और प्रकृति ने कुछ ना कुछ सोच रखा है। मेरे को तो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड इन दिस वर्ल्ड। हर चीज है ना पहले से डिटरमाइंड, कि मुझे है कि ये बच्चे इतने ही आने थे क्लास के अंदर, और इतने बच्चों से इतने ही लाइव बैठने थे। हर चीज कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। मुझे कभी कभार ऐसे फील आता है, कभी कभार तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज सही है, राइट। तो आप देखो प्रकृति इतनी पावरफुल है, आप उसको थोड़े ना बदल दोगे भाई। तो होता है ना गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो का मतलब यही होता है, ऐसा चाह रहा है, क्योंकि वो जो चाह रहा है ना वो आपसे बहुत पावरफुल है। आप इस संसार में सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और मेहनत भी तब करोगे जब वो चाहेगा। दिक्कत ये है, ठीक है। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, जब प्रकृति ने ऐसे कहा ना कि भाई डियर, इस संसार, इस धरती पे जो भी डियर है उनको खा, वो टाइगर, डियर टाइगर, इस संसार में जो भी डियर है उनको खा जाओ। तो ये एक तरह से इसका फंडामेंटल नीच है। पर ऐसा है कि भाई, और डियर को खाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग डियर को खाते हैं। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल नीच तो इसका है, मान लो एक एक संसार के अंदर 100 डियर है, तो डियर को खा जाओ मतलब 100 डियर को खा जाओ तुम, ऐसे बोल रही है प्रकृति। बट क्योंकि और भी लोग हैं, तो इसका जो रियल जो नीश होगा वो कम होगा, है ना। रियल कैश, जैसे मेरा नीश है पढ़ाना, तो मैं सबको थोड़ी ना पढ़ा दूँ, सारे बच्चे थोड़ा ना, 2 लाख बच्चे आ गए मेरी क्लास के अंदर, जिस दिन आ गए उस दिन तो मजा हो गया, फिर तो मैं 10 रुपए फीस कर दूंगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख रुपए में आराम से जी सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब 2 लाख बच्चे मेरे पास से आ गए, ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को प्रकृति ने बोला है पढ़ाना है, पर मेरे हिस्से में कुछ कमी आएगा ना लास्ट के अंदर, क्योंकि देयर इज ए कॉम्पिटिशन। तो एक होता है फंडामेंटल नीश, फंडामेंटल नीश मतलब पढ़ा दे। पर रियल में जो नीश होगा वो तो ऐसे होगा ना, 10-12 स्टूडेंट आ गए, 20 स्टूडेंट आ गए, 25 आ गए, 50 आ गए, ज्यादा ज्यादा 100 आ गए स्टूडेंट, ये होगा रियल। तो टाइप ऑफ नीश के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ नीश के अंदर दो तरह के होते हैं। एक तो फंडामेंटल नीश होता है, मतलब फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज स्पीसीज कुड थ्योरेटिकल यूज इन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन और प्रेडेटर। अगर मान लो यूपीएससी का एक भी टीचर नहीं हो, संसार में कोई टीचर ही नहीं, जैसे एनवायरनमेंट का मान लो कोई भी टीचर नहीं है, जैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता भी हूँ, दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी का कोई टीचर नहीं है, बट मैं, मतलब फिलोसफी अभी तक मैंने सिर्फ एक बार पढ़ाई है फिलोसफी, है ना। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो कई बार पढ़ा दी है, 50 बार। पर हमारे इंस्टीट्यूट में अधिष्ठान है इसमें एक बार। अब मैं ना अगले साल फुल फ्लैज कोर्स करूंगा फिलोसफी का, बिकॉज इधर कंपटीशन कम है, और बेस्ट पढ़ाएंगे फिलोसफी के अंदर, पूरा ऐसा कि भाई कंपटीशन होगा ना तो भी। तो फिलोसफी का एक कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जुलाई के आसपास, जुलाई या फिर जून जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है। तब देखते हैं उसमें कितने बच्चे आते हैं, राइट। तो आप ये समझ रहे हैं, ये मेरा डायमेंशन क्यों चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन कम होगा तो फंडामेंटल री नीश और रियलाइज नीश थोड़े से पास हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो फंडामेंटल नीश 100 है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो रियलाइज नीश होगा 10, ऐसा समझ रहे हो। पर फंडामेंटल नीश जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, पर कंपटीशन कम है, तो रियलाइज नीश हो जाएगा 90। तो इनके बीच में गैप डिक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो फंडामेंटल नीश का मतलब समझ गए, वो तो टोटल जो उसका फंक्शन है। रियलाइज द एक्चुअल रोल ऑफ द स्पीसीज, जो कि उसने, कि जिसके अंदर कंपटीशन और ये सब चीजें कर रहे हैं, राइट, कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रियलाइज नीश, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ तक ही आज का क्लास अपन रखते हैं। तो आज की क्लास में जो जो अपन ने पढ़ा है वो अपन समझे एक बार वापस, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये जो है अपन ने पढ़ने की कोशिश करी थी, ये चार्ट, देखो कितनी सारी चीजें पढ़ गए और सारी चीजें समझ में भी आ गई। ये चार्ट हमने पढ़ने की कोशिश करती है, हमने ऑर्गेनिज्म, है ना, ये समझा हमने, स्पीसीज समझा, पॉपुलेशन समझा, कम्युनिटी समझा, इकोसिस्टम समझा, इसके अंदर इकोलॉजी समझा, ऑर्टिकोलॉजी समझा, सिन इकोलॉजी समझा। ये स्पीसीज थे, फिर हम इसके ऊपर फोकस कर गए।
हमने कहा स्पीसीज भाई की स्टोन स्पीसीज होती है, इंडिकेटर स्पीसीज होती है, इस तरह से हमने कहा। फिर हमने कहा कि इस स्पीसीज का कुछ फंक्शन होता है, सब कुछ इसी चार्ट में है ना। फंक्शन होता है तो उस फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड करने लग गए, राइट। फिर अभी हम आगे चलकर और चीजें पढ़ेंगे। फिर ये चार्ट अपन को पूरा पढ़ना है, राइट। पूरा नहीं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इससे पहले का तो एक तरह से बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा, फिर इससे पहले का केमिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा। ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी तब जाके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी आपका जैसे क्लास का टाइम हो गया 7 से 9, 9 हो गया होगा अभी, ठीक है। 9 बजे होंगे तो 10 बजे तक आपके पास एक शीट आ जाएगी, है ना। सभी क्या करना, सभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ऊपर सभी बच्चे क्या करो, अपना मेल एड्रेस दे दो, मेल आईडी दे दो। तो मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी वीडियो दे दूंगा। ये वीडियो आपके पास आराम से 2 साल तक रहेगा। जैसे जिस बच्चे ने बहुत पुराना स्टूडेंट है, राइट। हाँ, रिपीट कर देते हैं अभी। जो कोई बहुत पुराना स्टूडेंट, उसके पास अभी तक भी वीडियोस रहते हैं ना, तो ये मत समझना कि वीडियोस का। देखो भाई, रियलाइज नीड क्या होता है केतन, ये समझो कि मान लो कि मैं, प्रकृति ने कहा टाइगर से कि तुम्हारा काम ये है कि तुम डियर को खा जाओ। तो एक बात बताओ, ये सारे डियर्स को खा जाएगा, संसार में जितने डियर्स हैं उसको यही खाएगा क्या? यस या नो? बताओ, मतलब लिख दो उसमें चैट पे। सारे डियर्स को यही खाएगा? लॉयन भी तो होगा, संसार में लॉयन भी होगा ना। लॉयन भी खाएगा कुछ डियर को, यही थोड़ा ना खा जाएगा। सारे डियर्स को ये नहीं खा पाएगा, क्योंकि लॉयन भी होगा, फॉक्स भी होगी, और भी बहुत सारे जानवर है जो कि क्या है, डियर को खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो संसार में 100 डियर थे तो 100 के 100 ये तो नहीं खा जाएगा। इज दिस क्लियर? जैसे संसार में यूपीएससी के 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख के 2 लाख बच्चे मैं तो नहीं पढ़ा दूंगा, पर मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो जब कह रहे हैं कि पढ़ा दो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, दैट इज नोन एज फंडामेंटल। वो फंडामेंटल फंक्शन है। पर रियलाइज्ड जो मैं कर पा रहा हूँ वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं 100 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा पा रहा हूँ। रियलाइज्ड वाला है वो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा हूँ। तो फंडामेंटल नीच तो है, टाइगर को कहा कि सारे डियर्स को खा जाओ। पर सारे डियर्स को टाइगर नहीं खा पाएगा, किसी को लॉयन भी खाएगा, किसी को और भी जानवर खाएंगे डियर को भाई। ठीक है। तो रियलाइज जो होगा वो तो कम होगा ना। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल नीच का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल है कि उसका एक फंक्शन दे रखा है। जैसे मेरा फंडामेंटल फंक्शन है यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा दो, पर मैं पढ़ा तो कम ही स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, 2-3 लाख स्टूडेंट्स को थोड़ा ना पढ़ा दूंगा। दो दो, मैं ज्यादा से ज्यादा 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, केतन। तो जो 100 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो रियल में पढ़ा रहा हूँ, तो वो रियलाइज्ड है। और जो फंडामेंटल मेरा दे रखा है वो फंडामेंटल है, राइट। पढ़ाना मेरा फंडामेंटल। इज दिस क्लियर, केतन? ठीक है। तो चलो अब मैं आपको शीट में देता हूँ। शीट में जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको सॉल्यूशन जानबूझ कर नहीं दे रहा हूँ। सॉल्यूशन आपको 2-3 दिन बाद दे दिया जाएगा, ठीक है। जिससे कि आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास में फिर अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में वो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।